बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत का नश्मा में मर्ची के मरागश वशी सोबा उम्मीद का नश्म वशता खुशेतश में वशिश में खुशी बर जाबे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्क का अमानी अवार वशवाता खुश वशग्रज बाता शुमारा कदी गर्मी ग्वात में लगा हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा बे बातें अल्लाह पाक के रहमत शुमसर अंचो नाज़िल लिबात की नूदानिशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक ऐसा सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेकामा मर्दम की जीराहानी दी पानी कन गया अल्लाह पाक आने जीर हसुत तालास बेका आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी वशी गोली चारों का ने एक रंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंजू की शुभ जाने तमश में मेज़बान हुआ बलोच गोले चारों का शुभ गेंदा कहता कि मर्ची मना देखिए एक छुट्टी गोराई और ये ड्रेस कई वह शुमारा गोशा ये ड्रेस कई ड्रेस बनी होती जिंदगी बनी ड्रेस को जाचियत का इसी बाबत शुमारा गोशा अंचु शुमारा पहले ड्रेस आनी बाबत गोश्ता की ड्रेस बास खूबसूरती और इसी सर मशीनरी जो काम भी था आ भी बास खूबसूरती ये ड्रेस बिल्कुल शुमा सही जान ये ड्रेस अस्ती जो अस्ती सलवा ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अच्छियत का और बाज़ खूबसूरती ड्रेसें अंचो कि मैं शुमारा पहला भी गोश्ता कि शानी के ड्रेसेस बाज़ वशा शुमा भी रवेता अवदा बेचा रहता जबकि ऑनलाइन अगर मैं गोशियाँ कि सलवा ऑनलाइन शॉपिंग गोड़े ऑनलाइन भी अस्ती ईशानी इंस्टाग्राम पेज अस्ती फेसबुक पेज अस्ती उधर शुमा रवेता विजिट करने था शानी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी उधर लिखे था शुमा मुझे ऐसी ईजिली परचेस खुद करने था पहले कराची वाले ने वास्ता गुड न्यूज़ एशियन के ये जो सलवा ऑनलाइन शॉपिंग जो सेंटर एशिए ये अमदा कराची के तो कई कराची जामा क्लॉथ बाज़ मशहूर है कि जामा क्लॉथ है एक मॉल भी अस्ती जामा मॉल सिविल और SIUT के रेशमा अवदा शुत करने था सेकंड फ्लोरा जो अस्ती शानी शॉप ही अवदा शुमा बुरवे विजिट भी करने था और बाज़ी जो अस्ती ड्रेसेस है शुमाए ने चार कुछ कंसर्ट से ज़्यादा मैंने ये चीज़ उसमें शानी कलर कॉम्बिनेशन जैसे ब्लू और वाइट एक मशे चूँ कॉम्बिनेशन था और बाज़ डिफरेंट कलर से जैसे मैंने स्क्रीन सारा गोराई बाज़ ब्राइट लग गई और अच्छी बाज़ी असनशमोती कलर टोन हिसाब अच्छी जो अस्ती अवदाची ड्रेसेस परचेस खुद करने था खाली मशीनरी वाले ना उधर दस्ते दूचे भी ड्रेसेस वगैरह अस्ता पदामी मोगोशा के बस जाल बुलानी वास्ते है ना मर्द हजरात अगर मैं मर्दी नानी गप बेचना यानी वैसे भी उधर ड्रेसेस वगैरह अस्ता ग्रूम कलेक्शन अस्ती उदा पग अस्ता वेस्कोट अस्ता फुटवेयर वगैरह बाज़ चीज़ें अस्ती और ब्राइडल कलेक्शन भी अस्ती और शुमा पूरे ज़रूर विजिट पे करता और अगर शुमा उधर आवे तो ये कोशिश है कि मैं वश न्यूज़ तरफ अच्छी अतगी चाहिए उस टाइम पे ड्रेस को रहता और शुमा डिस्काउंट हम रसी गोले चारों को पता होती मरागशा वर्जा कनी सजने से पहले मैं जान सलामती बाब तक अब जाना कि मोती गोले चारों का दोस्त करक लुटश मुवशता खुशता मारवादश में वशीश में सेहत वसत दुआ का नाम शुमा हम वती वसत दुआ बेकने ता दुआ महूर शुमारवती सेहत भी ख्याल कनक लूटी चिया अन्नी मौसम बाज़ खराबी कदी सर्दी कदी गर्मी कराची मौसम हम बाज़ खराबी कदी सर्दी ने अमी मौसमी के लोगा जंग बैठे कि पंखा चली न चली पंखा चली इक्कीशी चली इक्कीशी न चली अमी वाला सीज़न नियत का गोड़े इस सीज़न तो का ये मौसम में तो कम आ रहा होती ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल इरकन की और नाश्ता टाइम में सर एक नेता जान सलामती वापस मजान था कि मबाज़ गपुत्रान का नाम भले में मर्ची थी मरागश आनिम का नंबर गया मर्ची में मरागश तो कहे गेस्ट ऐसे जो शुमा ये जान नेता हम बाज़ मर्दों मजान था गम मर्द रेसलिंग अच्छी बाज़ इंटरेस्ट थी हम मर्द में चारन थी गुड़ आम मर्दों में मर्ची की गेस्ट जाना मुझे सजदे से पहला शुमा मैंने गेस्ट बेचारे था शुमा जब मैंने गैस चारे वर्ष में माइंड क्लिक वही क्या हो अरे वही इसी में शरो वजाना पदा ये बाबत है जो पदा मई बाबत शुमा वो पुत्रान का नाम से सजने से पहले कैमरे में गैस नेम का रही ने बिल्कुल सही में गेस्ट नेम का कैमरा तर था और शुमा सही पजाट मैं गेस्ट कहीं मैं गेस्ट जो अस्ती तला अली जो ची समझे तो शुमा पजाट और जो ची में पता और जो कुछ किसी बाबत ममशरी जो उसका नहीं चिया माश जाना और बाज़ मर्दम जो रेसलिंग के तो का इंटरेस्ट है मर्दम भी शजाना भी दिले जो लाके चीज वशत करने में मर्च की मरागश है तो का पहले गोले चारों का गपिशिन के जो के मैं जब देखिए चागिरदे गेस्ट का आए थे आई नहीं असम मोती मरागश उर्दू ता स्विच करनी गोड़ हमारा मर्च की मरागश भी उर्दू ता स्विच करना कपी पहले गपिशी जब मोती वशी वशी गोले चारों का वो गपुत्रान का ना गोड़ शुमे मोती मादरी जबान बलूची था गप का नाम फिर सजना से पहला शुमे गुमहूरी वेलकम करी मैं गेस्टा में मर्ची की मरागश है तुका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ बहुत अच्छी हूँ सिर्फ थोड़ा सा फ्लू है
क्योंकि कराची का मौसम ही ऐसा हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह हाँ मौसम चेंज हो रहा है। और मैंने यही कहा है कि अभी के कराची का मौसम ऐसा हो रहा है कि घर में लड़ाइयाँ होती, पंखा चलेगा या नहीं चलेगा और यही चीज़ है। और आपको समझ आई बलोची आती है आपको? मुझे सिर्फ ये समझ आया कि गेस्ट है में रेसलर है, बस इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे अब्बू को आती है बलोची, बेसिकली हमारा ताल्लुक लियारी से ही है। लेकिन अब्बू का जो एरिया था वो चाकीवाड़ा था। मैं जिस वक्त जिस एरिया था वो उर्दू स्पीक का था, तो मुझे उर्दू वगैरह इस टाइप की लैंग्वेज मतलब बलोची नहीं आती। अब्बू को बलोची आती है। इस तो यही चीज़ तो मैंने ये बात की कि सबसे पहले मैंने कहा कि गेस्ट का मैं आपसे इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमारे गेस्ट को मोस्टली लोग जानते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है कैमरा मैंने आपकी तरफ किया, तो मैंने कहा कि आप लोग मेरे गेस्ट को देख लें क्योंकि पहले भी आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे गेस्ट को देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसके लिए तो मैंने अपना इंट्रो दिया। अब गेस्ट के इंट्रो की बारी है, तो ये है कि जब हमारे गेस्ट आते हैं उनके बारे में मैं बात करना शुरू हो जाती हूँ, तो फिर सारा टाइम में ही कैमरे में बात करती हूँ। तो ये चीज़ है, मैंने कहा कि गेस्ट को जो है मौका दिया जाए कि वो अपने बारे में बताएं। हाँ, लास्ट टाइम मैं आया था मेरे बाल बड़े थे, अब शायद पहचाने ना कि वो बाल कटवा। क्या वजह है बाल काटने की? बाल कटवाने की मतलब लुक चेंज भी करना होता है। अच्छा। मतलब ये 2 साल तक मैंने बाल बड़े रखे। अब रेसलिंग में ये है कि डिफरेंट लुक होता है। नहीं, बाल बड़े थे तो अचानक ही छोटे कर दिए, बहुत वो बिल्कुल ही छोटे कर दिए। बिल्कुल ही छोटे कर दिए, ट्रिम करवा दिया था। बस बंदे का दिल जब बढ़ जाता है, मतलब बालों को संभालना भी मुश्किल है गर्ल्स के ऊपर। मतलब गर्ल्स को खुद भी पता है कि मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोग बालों को किस तरीके से संभालते हैं, कितना मुश्किल है बालों को संभालना। मैंने 2 साल रखे, मुझे पता है मैंने किस तरीके से संभाले हैं। कैसे संभाल लेते बाल? बहुत मुश्किल है। बालों के बारे में बहुत खर्चा होता है बालों के बारे में तो हम आपसे पूछेंगे, पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं जो हमें फर्स्ट टाइम देख लें। बेसिकली मेरा ताल्लुक रेसलिंग से। पहले बेसिकली मैंने मार्शल आर्ट सीखा था। मैं पाकिस्तान का हिस्ट्री का फर्स्ट मार्शल आर्ट प्रो रेसलर हूँ। 2009 में मैंने ब्लैक बेल्ट स्टार्टिंग की थी मार्शल आर्ट की, लियारी से, क्यूकुशिन गेम से, जैपनीज स्टाइल है। और इसके बाद मैंने 2012 में मुझे ब्लैक बेल्ट मिला था। इसके बाद मैंने 2018 में ज्वाइन की थी रेसलिंग। उस वक्त रेसलिंग का मतलब रुझान नहीं था पाकिस्तान में। 17 में पाकिस्तान में आई, 18 में मैंने ज्वाइन की। वो फर्स्ट मेरा डेब्यू मैच था 2019 में। और उसके 3 साल बाद मतलब मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर हुआ नेपाल काठमांडू में, जहाँ से मैंने नेपाल और इंडियन रेसलर को बीट किया और नेपाल और इंडियन चैम्पियनशिप अपने नाम की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसे इंटरेस्ट आया आपको रेसलिंग में? बेसिकली आपने देखा, आपको मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक लियारी से। मेरे नाना बॉक्सिंग यंग टाइम में अपने बॉक्सर थे, तो हम बचपन में उनके किस्से सुनते थे कि वो बॉक्सिंग किया करते थे, तो हमें भी इंटरेस्ट था और उनके साथ मिल के WWF देखा करते थे। हमें भी शौक़ था कि हम भी रेसलिंग करें, मतलब ये बॉक्सिंग किया करेंगे ये। फिर बाद में हमारे वहाँ एक पाकन कराटे सेंटर के नाम से एक मार्शल आर्ट अकेडमी थी, तो वहाँ के सर दोस्त खटंग जो मेरे ग्रैंड मास्टर है, मैं उनके पास गया, उनसे मार्शल आर्ट सीखे। 2009 में मैंने ज्वाइन किए थे और 2012 में मैंने मतलब ब्लैक बेल्ट लिया। 17 साल की एज में मैंने ब्लैक बेल्ट ले लिया था। 17 की एज में मैंने ब्लैक बेल्ट लिया। इसके बाद 2000 उस वक्त रेसलिंग नहीं थी, तो मैंने मार्शल आर्ट की काफ़ी फाइट्स की थी। डूजोस वगैरह होते हैं, डूजोस कहते हैं अकेडमी को, जैपनीज नेम है, और डूजो कहते हैं उसको। तो अकेडमी को क्या कहा जाता है उसमें जैपनीज़ में। तो काफ़ी डूजोस में मेरी फ़ाइट्स हुई, काफ़ी मैंने फ़ाइट्स की। इसके बाद जब रेसलिंग आई 17 में आई और 18 में मैंने ज्वाइन की। मतलब मैं पहले ही बेसिकली मार्शल आर्टिस्ट था, तो इसके बाद मैंने रेसलिंग की ट्रेनिंग ली। मुझे 1 साल लगा। बेसिकली रेसलिंग की ट्रेनिंग 2 से 3 साल में होती है, मुझे 1 साल लगा क्योंकि मैं बेसिक मार्शल आर्टिस्ट था। अच्छा। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मैंने ट्रेनिंग ली और फर्स्ट डेब्यू मैच मैंने किया था रैम्बल इन पाकिस्तान के अंदर 2019 में। तो 29 अप्रैल 2019 में मैंने फर्स्ट डेब्यू मैच किया। और उसके 3 साल बाद 2022 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर हुआ, जिसमें मैंने काठमांडू नेपाल में जाकर नेपाली और इंडियन रेसलर को बीट किया और दोनों से नेपाल चैंपियनशिप और इंडियन चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम की। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नाम के साथ जुड़ा लोग आपको जानते हैं आयरन मैन के नाम से, ये कैसे नाम आपको मिला? या आपने खुद रखा है, लोगों ने रखा है, आपके फैंस फॉलोअर्स? बेसिकली द आयरन मैन जिसे कहते हैं कि आपको पता है कि लोहे का आदमी। बिल्कुल, लोहे का आदमी आयरन मैन। आप तो मुझे लोहे के नहीं लग रहे फिलहाल। फाइट वैसे तो इंसान हड्डी और गोश्त का ही होता है, इस पर एक टाइटल होता है क्योंकि मेरे अंदर मार खाने की सलाहियत ज़्यादा है। मैं मार ज़्यादा बर्दाश्त करता हूँ क्योंकि बेसिकली मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ। हमें मार खाना सिखाया जाता है
पहले मार खाओ फिर मारो। पहले मार खाओ फिर हाँ, मारो। हमारे ग्रैंड मास्टर का कहना है कि आप पहले मार खाना सीखें। अगर आप कितनी मार खाई? बहुत मार खाई, हाथ बांध कर पीछे डंडे खाते थे ट्रेनिंग के दौरान बहुत मारते थे वो। उनका कहना था कि पहले आप मार खाना सीखें, जब आप मार खाना सीखेंगे तो आप 10 बंदों से फाइट कर सकते हैं। आप में अंदर मार खाने की सलाहियत होनी चाहिए। मतलब मारना तो हर पहले किसी को बच्चे आता को है। डीट बनाओ। हाँ, मारना तो हर किसी को आता है, मार खाना सीखें। ये तो है। हाथ पांव तो हर कोई चलाता है ना अपने आप के, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हर कोई मार देता है, लेकिन मार खाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। किसी को एक थप्पड़ लगा उसके बाद उठेगा ही नहीं तो ये होता है। मतलब कि कितने साल तक मार खाई आप? तो रेगुलर हमारी ट्रेनिंग के मतलब मंडे टू सैटरडे, वैसे मैंने देखा है काफ़ी अब अकेडमीज़ में 3 डेज़ की ट्रेनिंग की जाती है, बहुत मतलब बेकार है, बच्चों का मतलब फ्यूचर तबाह है। हम मंडे टू सैटरडे करते थे और 2.5 घंटा लगातार करते थे। यहाँ भी आधा घंटे की क्लास होती है, मतलब 2.5 घंटे लगातार मार खानी है? मार नहीं खानी, ट्रेनिंग होती है स्टेप बाय अब स्टेप। ट्रेनिंग में तो मैं यही कहूँगी अब तो मार खानी है। देखें, स्टार्ट होने में आपका वार्म अप होता है, वार्म अप के बाद आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस के बाद लास्ट में आपको मतलब है ना, मतलब लास्ट में आपको मार खानी है। ये सही चीज है कि पहले बच्चे को ट्रेनिंग करवाओ फिर उसके बाद लास्ट में उसको मारो। नहीं, मारो नहीं, आपकी मतलब बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि आप जितनी आपने देखे होंगे चाइनीज मॉन्ग, वो चाइना के अंदर आपने देखा होगा, जिसको अगर बच्चे अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को अगर जिसको बच्चों को अगर मार्शल आर्ट सिखाने होते हैं, वो शाओलिन मॉन्ग टेम्पल्स होते हैं उनके, उसके अंदर 3 साल के बच्चे को छोड़ के, 2.5 से 3 साल के बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो 18 साल या 20 साल का होने के बाद मॉन्ग बन के निकलता है। और मॉन्ग उस टाइप के होते हैं जो अपनी फिंगर्स मारकर दीवार भी तोड़ देते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये मैंने बहुत सारी जो है सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी हैं कि अगर आप जो है एक ट्रेनिंग में इतनी सारी सीढ़ियां हैं और इतना सारा वेट आपके ऊपर है, आप सीढ़ियों पे जाओ, अगर आप थोड़ा सा भी गिर गए तो वापस आपको सजा दी जाएगी उस आपने चीज़ देखी पे। होगी काफी वीडियोस में हाँ। उनकी उल्टा चलते हैं वो सीढ़ी पे। हाँ, बहुत सारी उतरते मैंने भी उल्टे वीडियोस हैं। देखी हैं। तो उनको दर्द नहीं होता? उनको दर्द नहीं होता? दर्द होता है लेकिन बर्दाश्त। आप एक चीज़ पे मुसलसल हिट करते रहो। आप अपने ऊपर मतलब खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करें। आप अपने आप को अपने एक पार्ट के ऊपर आप हिट करते हैं ना, उस पार्ट पे आपको एक वक्त आएगा कि आपको दर्द ही नहीं होगा, सुन हो जाएगा। अल्लाह ना करे मैं ऐसी अजियत दूं खुद को। नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात करूं, वो आपको अपनी बॉडी को सुन कर देते हैं बिल्कुल ही, फिर वो मार बर्दाश्त करती है। हाँ, कि बॉडी आदी हो जाती है एक चीज की कि हाँ बस ये अल्लाह ने इंसान को इस तरीके अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है क्योंकि इंसान जिस तरीके से डलना चाहे डल जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की इंसान की बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी इस तरीके की होती है, मतलब जिस तरीके से उसको डालो डल जाएगी। मतलब आप लोगों का जो वो नर्वस सिस्टम है वो पूरे डैमेज हो जाता है कि अब आप लोग को कुछ फील ही नहीं होना दर्द। नहीं, दर्द तो होता है। हम लोग चाइनीज मॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम मॉन्ग नहीं, हमें दूसरे भी काम होते हैं, लेकिन वो उनका तो कल्चर है ना, ये चाइनीज लोगों का ये कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। हम तो मतलब 14-15 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं, इसके बाद 3 साल खेला, इसके बाद फाइट्स करते हैं। हम तो अगर मैं कहूँ ना मदरसे में ऐसे ऐसे हाथ गरम करके डंडे खाते। आपको डायरेक्ट मार खाने में मदरसा याद आ गया। हाँ, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि हाथ गरम करके डंडे खाने? नहीं, वो उसमें थोड़ी है ना, हाथ गरम करते हैं ना, ठंडे हाथ में ज्यादा लगती है। ये मतलब मदरसे के बच्चे भी ऐसे ना, और कहते हैं ना कि दोनों हाथ आगे करो, नहीं एक ही हाथ पे मारना है आपने, वो सुन हो जाता है ना मार। हाँ, यही चीज है। तो मतलब आप लोग भी कि अब तो मार खानी है, मार खाने के बाद हम दूसरों को मारेंगे। नहीं, इस तरीके से हम नहीं फाइट करते, सिर्फ हम लोग रिंग में फाइट करते हैं। बाकी रिंग के बाद भी हम उसे हैंड शेक करते हैं, गले लगाते हैं, क्योंकि हम लोग की दुश्मनी थोड़ी है। हम सिर्फ एक जस्ट फाइट, एक गेम खेलना है, गेम खेलने के बाद हम लोग की दोस्ती होती है। बिल्कुल। जिसे मैंने नेपाल चैंपियनशिप बीट की थी, हराया था जिसे नेपाल में जाके, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है नेपाल का। उसी का टाइटल में लेके पाकिस्तान आ गया। तो मतलब ये बहुत ज्यादा बंदे के नेचर के ऊपर बेस्ट फ्रेंड के साथ फाइटिंग कर रहे हो? नहीं, बेस्ट फ्रेंड इससे वहाँ जाके बेस्ट फ्रेंड मतलब एक है ना, नेपाली तौर पे एक बेस्ट फ्रेंड बना है, बाकी तो बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान में, लेकिन वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है क्योंकि बोलते हैं पाकिस्तानी लोग अच्छे होते हैं, और मुझे नेपाली लोगों का कल्चर अच्छा लगा। लेकिन वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं। हाँ, इंडियन से मेरी फाइट हुई थी, तो उसे मैंने सिर्फ रिंग के टाइम मतलब फाइट के दिन ही देखा था, और फाइट के बाद वो गायब हो गया, उसके बाद नजर ही नहीं आया। उसके मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि वो असल में शर्मिंदगी फील करते हैं ना पाकिस्तानियों से हारने में। शायद वो पाकिस्तानी इंडियन भी, आपको पता है ना, वो 36 का आंकड़ा दोनों में,
तो मतलब एक दूसरे के नहीं, अंदर पर ये शर्मिंदगी वाली बात मुझे समझ नहीं है। फील करते हैं ना, मतलब हर गेम में अगर हमें हरा देंगे तो वो ट्रोल करते हैं कि देखो पाकिस्तानी को हरा दिया, और अगर वो हार जाते तो फिर वो चुपचाप। तो अच्छा, इंडिया हार चुके थे, हाँ, वाले। इंडिया हार गया। हाँ, फिर ये चीज है कि अगर मैं देखूं कि अब तो इंडिया वाले शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो शर्मिंदा कर रहे हैं, वो चांद पे पहुंच चुके। हमें अभी तक चांद की स्पेलिंग भी नहीं आ रही सही। मुझे नहीं लगता कि चांद पे मुझे तो लगता भी नहीं, ये लोगों कहते हैं कि नासा पहुंच चुका, मुझे नहीं लगता। किसी सयारे पे उतर के लोग चांद बता देते, हमें क्या पता, हम थोड़ी ऊपर जाके देखते हैं। मुझे नहीं आइडिया है कि ये तो चांद पे जा चुके हैं, आइडिया नहीं। ये अगर मैं इस चीज पे गुफ्तगू करूं तो हमारा टॉपिक बहुत यानी मैंने एक वीडियो देखी थी, एक किसी ने रिसर्च की थी, मैंने वीडियो, अब सच थी झूठ थी, मैंने एक वीडियो, एक नहीं 2 से 3 वीडियोस देखी थी। उन्होंने एक बोलते हैं जो चांद के पत्थर लाए थे ना नासा वाले में, एंटार्कटिका की किसी है ना, मतलब इनका जो एरिया लगता है ना, वहाँ के पत्थर निकले थे वो सर्चिंग के बाद। अब बताओ, अब क्या आप लोग सोचेंगे, अब वो रियल थी फेक थी, लेकिन ये है कि कोई यकीन नहीं कर सकता चांद पे, क्योंकि हम लोग ऊपर जाके चांद पे जा चुका है और पाकिस्तानियों को चांद, अभी तक पाकिस्तानी जो है इस चीज पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो इस चीज पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। फिलहाल तो हम रेसलिंग की बात करेंगे। मैं बता दूं, चांद पे जा चुका है ना, क्या कर लेगा, दुनिया बात कर लेगा, बस छोड़ दो। ये चीज तो हमारी पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती। वो इंडिया चांद पे जा चुका है, अब चांद पे चांद पे जाके हमको न्यूक्लियर मारेगा, करना क्या है? मतलब ये चीज है कि वो चांद पे जा चुका है, पर हमारे पाकिस्तानियों की जो डायबिटीज है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। तो इससे बेहतर है कि वो अपनी डायबिटीज को कम करे, फिर उसके बाद चांद पे जाए। तो हाँ, वैसे क्रिकेट टीम हमारी बाहर हो गई है इंडिया एक भी मैच नहीं आ रहा, हम 5 मैच हार के बाहर हो गए। तो ये चीज है कि इंडिया शर्मिंदा नहीं है, हम शर्मिंदा है। नहीं, उस फाइट नहीं, हम शर्मिंदा करके आते हैं, हमें दूसरे के स्पोर्ट्स का नहीं पता। लेकिन जहाँ पे देखिए क्रिकेट, जब भी पाकिस्तान इंडिया के सामने मतलब किसी टूर्नामेंट में आए हारे, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में देखिए पाकिस्तान ने इंडिया को बीट ही किया है। जिस गेम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गेम हार के आता है, जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो जीत के आते हैं। तो क्योंकि ये हमारे तो ये चीज़ है कि भाई आप लोगों ने अब क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बाकी गेमों पे करनी है। अगर क्या मतलब बाकी गेमों पे वो हार के आ जाए नहीं मैम, आप नेचर आप चीज देखें, अगर इन केस जो है रेसलिंग की फील्ड पर जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी कि ये गेम हार देंगे आप लोग। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इनको असल में अयाशियाँ मिल गई है ना, घर बैठे बैठे मतलब सुकून मिला हुआ है, हर चीज़ इनको हाथों हाथ मिल रही है। तो ये बोलते हैं कि भाई देखो हमारे वाले प्लेयर्स होते हैं ना, अपने लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए नहीं खेल रहे। हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। दूसरे स्पोर्ट्स में आप देखें, तकरीबन स्पोर्ट्स में इंडिया, हम लोग बोलते हैं कि हम जीते। तो अगर मैं ये चीज़ मैं देखूँ कि ये जो है ऑडियंस के इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि ये चीज़ है कि अब पाकिस्तान जो है वो खेल रहा है इंडिया के साथ। अब कुछ भी कर ले, आप देखें कि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में अगर हम देखें, ओशन मॉल में या डॉल्फिन मॉल में या लकी वन में बहुत इतना रश हो जाता है कि बहुत सारी पूरी आवाम देखने के लिए आती है। क्या कभी रेसलिंग में ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि आवाम के इंटरेस्ट को देखा जाता है। आपकी बात का जवाब देता हूँ। रेसलिंग आई 2017 में लाए। पाकिस्तान क्रिकेट कब से खेल रहे हैं, कितने साल हो गए आपको पता है? फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था? क्रिकेट की हिस्ट्री का फर्स्ट वर्ल्ड कप 74 में हुआ, 75 में हुआ था आई थिंक, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज़ ने विन किया था, 79 में वेस्ट इंडीज़ ने विन किया। इसके बाद इंडिया ने, फिर से ऑस्ट्रेलिया ने, फिर पाकिस्तान ने, फिर श्रीलंका ने, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड। अब देखते हैं कौन विन करता है। अब तो इंडिया के चांस लग रहे हैं, तो उसके घर में हो रहा है ना। लास्ट 11 में भी उसके घर में हुआ तो उसने ही विन किया था। जिसके घर में होता है मैंने देखा वही विन करता है। वही लेकर आ जाओ पाकिस्तान में, हम भी देख ली कि पाकिस्तान में होगा ना, चैंपियंस ट्रॉफी होगी ना 25 में। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अपने ग्राउंड्स में क्या कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा जो लकी वन में लोग जा रहे थे, अब वो क्या हमारे नेशनल स्टेडियम में जाके देखेंगे। आपका कहना क्या था? रेसलिंग तो अभी आई है, ठीक है ना, प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा प्राइवेट फेडरेशन है। हम लोग खुद स्पॉन्सर्स करते हैं, प्राइवेट स्पॉन्सर्स होते हैं और प्राइवेट में हम लोग करवाते हैं। गवर्नमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है गवर्नमेंट? क्योंकि WWE भी आपने देखा होगा, वो भी प्राइवेट चल रही है। AEW भी प्राइवेट है, TNA भी प्राइवेट है, लूचा अंडरग्राउंड, ये गवर्नमेंट से इसका कोई गेम का ताल्लुक नहीं होता। गवर्नमेंट हाँ हमारे साथ काम करना चाहती है तो करे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को जिसमें अच्छा लगता है अगर हम देखें तो हमारा जो अगर मैं कहूँ कि हमारा नेशनल जो गेम है वो हॉकी,
पर अभी तक लोगों को नहीं पता होता कि हॉकी क्या है, उसको किस तरह से खेला जाता है, क्योंकि अभी जो है सबसे ज़्यादा क्रिकेट 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 और लोग उसी में ज़्यादा हॉकी में लोगों को पता भी नहीं होगा, हमने 4 वर्ल्ड कप जीते, 94 में लास्ट वर्ल्ड कप जीता था, मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हॉकी तो अगर मैं कहूँ कि हॉकी तो लोगों को पता नहीं होती कि किस तरह से खेली जाती है, क्या गेम है, क्या नहीं होता उसमें। तो जैसे कि आपने कहा कि रेसलिंग 2017 में आई है, 17 में एक इवेंट करवाया था, बादशाह पहलवान खान का नाम का रेसलर था एक, वो फ्रांसीसी है, पेरिस में उसका बाय बर्थ मतलब पेरिस का है, वो अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करके यहाँ रेसलिंग करके चला गया। पाकिस्तान की ऑडियंस के मतलब है ना, आवाम से मतलब एक होता है ना पजीराई हासिल करने के लिए जो लोग पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तानी लोग हमें पसंद करेंगे, हम पाकिस्तान का, लेकिन उसका पसंद करना आपने देखा होगा क्या तक था। वो आया, उसने फ्लैग लाया पाकिस्तानी, शेरवानी पहन के इसने एंट्री की, ठीक है ना, शेरवानी पहन के एंट्री की, आया, उसने पाकिस्तानी फ्लैग को यूँ रखा है रिंग पे, इसके बाद फ्लैग नीचे गिर गया, उसको कुछ होश ही नहीं। बस यहाँ तक था कि पाकिस्तानी आवाम से मैं अपने ना उनकी नज़रों में अच्छा बन जाऊँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला मतलब फर्स्ट रेसलर बन जाऊँ रिप्रेजेंट। लेकिन आपने क्या रिप्रेजेंट किया? रिप्रेजेंट तो हमने किया ना, आप बाय बर्थ पाकिस्तान कराची के। अगर हम ये फ्लैग नीचे गिर गया और हम इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ पे अगर हम, हमारी फ्लैग, हाँ, अगर हम 14 अगस्त में देखें, हम अपने घर को झंडियों से सजाते हैं, जो है पूरे मोहल्ले को सजाते हैं, फिर एक बाजा लेकर सबके, अगर मैं कहूँ कि शोर मचा देते हैं बाजा बजाने में। 14 अगस्त से हमने कितना एंजॉय किया। अगर हम पार्क वगैरह में जाएं तो ये हम पाकिस्तानी अवाम ही वो जो है वो झंडियाँ उसको लेकर पिक्चर लेने के बाद फेंक देते हैं। अगर हम ही जो है अपने कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई और क्या करेगा? देखिए, मैं तो अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने सबसे अपने सीने पे लगाया हुआ, इसको दिल के पास रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ है, और हम सबको ये चीज़ करनी चाहिए कि अगर हम देखें, हम सबसे पहले अगर आप लोग को नहीं रिस्पेक्ट करनी और ये झंडियों से सजाने का ये घरों को, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा लगता है कि कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता कि आप सजा रहे हो, फिर उसके बाद वो जब नीचे गिर जाएंगे तो बेहुरमती हो जाती है। आप एक बड़ा फ्लैग लगा दें घर पे, बस सिंपल सी बात। हाँ, बेहुरमती हो जाती है। अगर हम गलियों में देखें 14 अगस्त के बाद इतने सारे फ्लैग, वो जो अगर मैं कहूँ कचरा उठाने वाला आके लेकर जाता है और ये पता नहीं कहाँ जाते हैं, और उसमें बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ होता है, और पाकिस्तान की जो वो झंडियाँ हैं वो पूरे कड़कड़ में चमक रही होती हैं। यही चीज़। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बॉक्सिंग से ये रेसलिंग में आने का सफ़र कैसा रहा आपका? मार्शल आर्ट से रेसलिंग में, बॉक्सिंग में। मार्शल आर्ट से रेसलिंग में ये था कि मार्शल आर्ट भी फ्री स्टाइल फाइट है, रेसलिंग में ये है कि मार्शल आर्ट में ग्रिपलिंग नहीं होती। ग्रिपलिंग जैसे कि हम उसे सबमिशन कहते हैं, आप उसे लॉकिंग वगैरह कहते हैं। रेसलिंग में सबमिशंस भी होते हैं, ठीक है, सबमिशंस होते हैं, उठा के पटकते भी हैं, उसमें हर चीज़ मूव्स भी होते हैं। मार्शल आर्ट में नॉकआउट मूवमेंट होता है, पंचेस किक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, और ये इसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों फ्री स्टाइल फाइट, बस यही चीज़ है दोनों। अगर हमने जैसे WWE चैम्पियनशिप है वो चलती थी, घर में लोग देखते थे, तो बचपन में तो इतने बड़े बड़े जो मोटे चौड़े और इतने हेल्दी लोग आते थे। अब इसको अगर किसी के सामने कोई ऐसा है ना कमज़ोर सा है, उसकी बॉडी नॉर्मल है हमारी जैसी, तो हम बोले इसको तो ये पटक देगा, हम ऐसे बोलते थे। क्या इसमें ये है कि वेट पर डिपेंड करता है? इसमें ये है कि मार्शल आर्ट में वेट पे होता है आपका, जैसे कि आपका 50 से 55 केजी का वेट होगा किसी का, तो 50 से 55 केजी के वेट में आपकी मतलब एक होता है, एक वो कैटेगरी होती है आपकी, वेट कैटेगरीज होती है। हाँ, इसमें वेट कैटेगरी नहीं होती, इसमें आप हैवी वेट के सामने भी आ सकते हैं, लेकिन ये है कि आप उससे वो चीज़ वो देख रहे होंगे कि वो कमज़ोर सा है, लेकिन वो टेक्निकल कितना है आप उसे देखें। अच्छा। वो बड़े वाले को थकाता है, जैसे कि सेम लाइक में मतलब मैं भी टेक्निकल फाइट करता हूँ, मैं मतलब रिंग में उसे थकाता हूँ, क्योंकि बड़ा हैवी रेसलर जितना भी होगा ना, लाइक हम जैसे रेसलिंग की बात करें, लोगों के दिमाग में ना वही, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा चौड़े और इतनी बॉडी होगी उनकी, तो वो दिमाग में उनके आएंगे कि जैसे कि अगर आपसे मैं कोई आपको नहीं जानता, मैं रेसलिंग करते हैं, नहीं आप तो लगते ही नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अब स्टार्टिंग के रेसलर थे ना ज़्यादा हैवी थे, अब आपने रेसलर भी देखे होंगे थोड़े एवरेज पे आ रहे हैं। अकीरा तुजावा WWE का है, देख लो, एडम कोल WWE का, देखो रे मिस्टीरियो, जितने भी अब WWE के रेसलर है सारे एवरेज पे आ रहे हैं। वो जो पुराने थे ना वो स्टेरॉइड्स थे,
स्टेरॉइड्स आपको पता है ना कि बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं होती इंसान की। बिल्कुल। आप एक नॉर्मल सप्लीमेंट भी यूज़ कर लोगे, आप पूरी नेचुरल डाइट भी कर लोगे ना, नॉर्मल सी बॉडी बनेगी। और जो ज़्यादा हैवी होती है ना उसमें से वो एक हवा है, वो स्टेरॉइड्स होती है। आपको पता है स्टेरॉइड्स एक नशा है। बिल्कुल। वो हैवी आपको फुलाती है बॉडी को, वो स्टेरॉइड्स बॉडी थी। अब वो स्टेरॉइड्स पे WWE पे बैन लग गया था। हम इस चीज़ को मज़ीद जो है डिटेल में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जब नशे की भी बात की तो इसमें मज़ीद सवालात भी आएंगे, पर अभी टाइम होता है छोटे से ब्रेक का। बोले चारों का नुआज भी थे एक 1 वे ब्रेक के जोरे ब्रेक अवत्ती मरागश वर्जा करें। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का एक रंदी पदश हमारा वशत कनेश में वती मरागश वशी सुबह गोले चारों का मैं ब्रेक अच्छी वापस हटके निशुम में नहीं पुगोगे क्या नाश्ता को तो क्या नाश्ता नक्ता होती ख्याल को तो शुमा इन्ना अगर अच्छी नाश्ता नक्ता पूरे नाश्ता पेकने था होती सेहत सजने से पहला ख्याल पेकने कमुमा चम्मानी नादराई बाबदा भी गबजनी गोले चारों का मनी चम अगर मैं बहुशा की मर्ची सोचेंगे गोड़ मगो कि बती गोले चारों का भी कम बहुशा के माँ टीमा जो चम्मानी नादराई बाबदा गबजना शुमारा गोशा की शुमा स्क्रीन है सदा ज़्यादा मनिंदे तंग काली जब मनी प्रोग्राम में शुमा चारता हमारे मशमर स्क्रीन सर निंदगी और टीवी पास करीब न निंदगी टीवी अच्छी कम दूर निंदगी और जो अस्सी मनी प्रोग्राम चार गए। और अगर शुमन मोबाइल फोन अच्छे चार गया था, यूट्यूब अच्छे चार गया था, और शुमन में बाज रंदा चम्मानी नादरा ये बाबदा कटनी दाता और बाज सीजन बाबदा कटनी दाता शुमा जान गए तभी कि मैं मजीद दे मैं चे कोशा ग्लूटा शुमन यूट्यूब अच्छे चार गए थे जाला मन कमेंट बिकने मोचते शुमारा मनी गप याद है, शुमा मनी कटनी याद है, शुमारा में दाता का। और अगर हमें मोबाइल फोन से शुमा मैंने चार गया था और मोबाइल फोन में चाहते उसमें आई प्रोटेक्शन ही फीचर भी अस्ती गुड़ा उदती आई प्रोटेक्शन ही फीचर मोबाइल सर बिजता अगर मोबाइल के फीचर मान ने से गुड़ा में इच्छो हजारा नहीं इच्छो लक्का नहीं मोबाइल फोन जीरी गुड़ सद दो सद देगा ची मारे इच्छो नबी कि माँ ये सर कमो सद दो सद एक्स्ट्रा भी दे। और जो अस्ती यक प्रोटेक्टर बिगड़ी आई प्रोटेक्शन वाले प्रोटेक्टर भी असा जो मैं थी गुशंती ब्लैक कलर ग्लास हाँ ये ऑरेंज कलर ग्लास है जो आइए जनगे पद में मोबाइल स्क्रीन जो अस्ती ब्लैक कलर तुकर होती कम ऑरेंज शेड में तुकर होती कि मैं चम जो अस्ती कमो बच्चा खराब बहगा छी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें के बेचारे के माँ बिला ज़रूरत मोबाइल फोन कार्मर्स मखनी गोले चारों का पदम होती गपुत्राना बढ़ जा कनी होती गेस्ट गुमा जो गपुत्राना कन गए। हम आगे ब्रेक से वापस और हम कंटिन्यू करेंगे वापस अपना टॉपिक जो आप बता रहे थे कि एक नशा भी है, किस तरह का नशा है आप इस हवाले से स्टेरॉइड एक मतलब ये बैन भी है ना एक किस्म का, मतलब है कि ये मुसलसल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो एक किस्म का नशा है, नशे के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं और बैन भी था। और उस वक्त WWE में इस वजह से भी ना पाबंदी भी आई थी, मतलब बैन लग गया था कि आपकी सारे रेसलर्स स्टेरॉइड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त आया था मसला एक, तो इस वजह से फिर उन्होंने पाबंदी लगा दी इस ऐसे रेसलर्स पे जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। एडी गरेरो था, आपने देखा होगा, हार्ट अटैक आया था। क्यों आया था उसे? ओवरडोज स्टेरॉइड्स के लेने की वजह से लीवर फेल हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, मतलब काफ़ी मसले आते हैं स्टेरॉइड्स लेने वालों के साथ। तो यही चीज़ है कि लोग जो है मैंने काफ़ी हद तक सुना भी है और देखा भी है, लोग सर्जरीज वगैरह भी करवाते हैं, इंजेक्ट वगैरह भी करवाते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टेरॉइड्स दो टाइप के होते हैं, मतलब ये आपने देखा होगा, एक टेबलेट की तरह लेते हैं और एक होता है एक इंजेक्ट होता है। तो यही है कि लोग सर्जरीज करवाते हैं, जैसे कि मुझे समझ नहीं आता लोग चाहते क्या है, मोटे लोगों को जीने नहीं देते, पतले लोगों को जीने नहीं देते, चाहते क्या हो आखिर? लोग एवरेज चाहते क्या हो आखिर? और ये चीज़ और इस चीज़ में अगर मैं बोलूँ कि हमारी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लोग ना बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि दीवारों पे तरह तरह के इश्तिहारात लिखे होते हैं, एक तरफ लिखा है कि जो है कमजोर जिस्म को मोटा और खूबसूरत बनाए, दूसरी तरफ लिखा है मोटापे का इलाज। तो चाहते क्या हो आप? नहीं, वो क्या है ना, कम मतलब एवरेज पे हो ना इंसान, मतलब ना आपका वेट ना कम हो ना ज़्यादा हो, एवरेज पे हो 60, 65, 70 के करीब नॉर्मल वेट है। मैं कहूँगी कि आपका वेट मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आप हेल्दी हो या नहीं। आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आगे जाके बीमारियां होती हैं ना इंसान को कि आप कितना हेल्दी हैं। अब ये है कि हो सकता है कि अगर किसी का वेट किसी से कम हो सकता है वो ज़्यादा हेल्दी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा खाना खाते हैं फिर भी वो मोटे नहीं होते। मेरी ना उनसे बहुत
बहुत ज्यादा शिकायत मैं है। आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि मतलब आपका 70 केजी का वेट हो और आपके बॉडी में फैट ना हो, आपकी मतलब ये आपकी बॉडी एवरेज पे होती है। आप ना ज़्यादा कमज़ोर हो ना ज़्यादा हेल्दी हो। हेल्दी में मतलब नॉर्म हेल्दी हो, लेकिन ये हाइट के फैट हिसाब से भी तो देखा जाता है weight आपके बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए। को। यही चीज फैट क्योंकि बीमारियां करती है आपको, सारी बीमारी की जड़ फैट है। बिल्कुल, क्योंकि ये आगे तो जाके है। ये इस टाइप की बॉडी वाले हो, आपने देखा होगा थोड़ा पानी भी पीते हैं उनको लग जाता है। मतलब एक लोगों की कहावत है कि पानी भी पियो तो मुझे लगता है, तो वाकई में उनकी बॉडी ऐसे थोड़ा भी खाते हैं ना उनका फैट बढ़ने लग जाता है स्टेमिना नहीं होती बहुत ज्यादा, और नहीं स्टेमिना चल भी नहीं होता। पाते। और उनकी जो जैसी वो एज होगी ना उनकी थोड़ी मतलब ये 35 के बाद उनकी एज होगी वो डल जाएंगे, अच्छा, इस टाइप की बॉडी वाले। तो जैसे मैं अपने जो है गोलेचारों मतलब अपने देखने वाले से मैं ये कहती हूँ कि आप दिन में जो है वॉक ज़रूर किया करें, दिन में एक मरतबा आप ज़रूर वॉक करें। अगर आपको तो 1 घंटा नहीं दे सकते, 15 मिनट तो कम से कम आप वॉक करें, ताकि क्योंकि हम ना, अगर मैं कहूँ कि लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए जंक फूड्स तो खा रहे हैं, हमें लग्जरी बेड चाहिए सोने के लिए, पर हमें लग्जरी जिम नज़र नहीं आते कि लग्जरी लोग जिम भी करते हैं, वो वॉक भी करते हैं, और अगर वो जंक फूड्स खाते भी हैं तो उनके जो है वो लग्जरी शेफ लग्जरी वाला जंक फूड्स बना के अब उनको आप देते एक हैं। बात आपको बताऊंगा, आपको मतलब है ना वो लगेगी, मतलब अजीब व गरीब लगेगी बात, मतलब क्योंकि लेकिन ये कि आप जो एसी में बैठे ना ये भी नुकसान है इंसान के लिए। मैं एसी यूज़ नहीं करता क्योंकि हमारी हड्डियाँ होती है ना, इसके अंदर लिक्विड है, ये हड्डियों का लिक्विड एब्जॉर्ब करती है। अगर यहाँ पे एसी नहीं ऑन की जाए तो यहाँ पे इतने सारे, अगर मैं कहूँ कि लाइट्स लगे हुए, मैं तो मर नहीं मैं जाऊँ। सिर्फ आप ये इस जगह के, लेकिन लोग होते हैं मुसलसल, आपने देखा होगा हर जगह पे एसी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर के अंदर, लेकिन अच्छा, उसका अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आप गए हैं रिंग पे या किसी क्लब में, तो वहाँ पे एसी वगैरह नहीं होती? नहीं, हम लोग एसी यूज़ नहीं करते एसी नहीं क्योंकि होती? नुकसानदेह हमारे लिए, वो इंसानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह एसी। आपको पता है कि आपकी हड्डियों का पानी एब्जॉर्ब करता है, आपकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती है ना, आप उसको एक जगह पे रख के चॉप मारूँ आपकी हड्डी टूट जाएगी, मुसलसल जो एसी पे बैठने वाला इंसान है। अच्छा, तो मतलब जैसे कि आपने ट्रेनिंग ली है तो वहाँ पे भी एसी नहीं थी, आपके घर में भी एसी यूज नहीं करते? मैं नहीं करता, मतलब बाकी सही करते है, हैं, बाकी करते हैं, मैं नहीं बिजली की बचत की जा रही है। मैं नहीं, मुझे फ़ैन पसंद है क्योंकि मैं एसी नहीं करता, क्योंकि एसी आप थोड़ी देर बैठेंगे ना आपकी स्किन सूखने लगती है, ड्राई होने लग जाती है, इसके बाद स्किन ड्राई होती है, इसके बाद आपके मांस होता है ना, आपके मसल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, फिर आपकी हड्डियाँ ड्राई होती है, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह आगे। ये मुसलसल जो बैठ रहे ना, बानिस्बत अगर दोनों में से किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर दिखाता हूँ, उसकी मतलब हड्डियाँ कि, ज़्यादा कमज़ोर है। लोग एसी में ना बैठे, पर मैं बैठूंगी फिलहाल, क्योंकि मैं आप बैठे मैं बैठूंगी आप बैठे, लेकिन हम क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम चला लेकिन है, यहाँ मुझे बेहोश नहीं होना। यहाँ तो फील भी नहीं हो रहा ना एसी पे बैठे, क्योंकि लाइटिंग है, यहाँ फील भी नहीं हो रहा है। यही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं कहूँ कि इतने सारे लाइट्स में हम बैठे हुए हैं, और ये लाइट भी ऐसी है कि अगर एसी ना हो तो स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। नहीं, यहाँ तो फील भी नहीं हो रहा ना कि एसी में बैठे हैं, वरना अगर एसी ज़्यादा तेज एसी होता मुझे उलझन उलझन आपको ज्यादा फील नहीं हो रहा, पता है क्यों? क्योंकि आपने जैकेट पहनी हुई है। अगर ये नॉर्मल सा अपर है, लेकिन स्किन भी इतनी ड्राई नहीं हो रही है, महसूस होता है। अच्छा, हम ये जैसे कि आपने पहना हुआ, इसमें फ्लैग्स लगे हुए, इस हवाले से बता दें, पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है इसमें, और भी ये फ्लैग पाकिस्तान का जो लगा हुआ है, इसमें पाकिस्तान का फ्लैग मैंने बड़ा बनाया है, और जिस जिस कंट्रीज को मैंने बीट किया उसके छोटे फ्लैग्स बनाए हैं। अच्छा। जैसे इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। इंडिया है, फिर उसके नेपाल, बाद ये नेपाल है, थाईलैंड। फिर साइड पे क्या लिखा हुआ है? साइड पे हमारी कंपनी का नाम है। मैं चाहती हूँ कि आप ये जो ये पहना हुआ ये फ्लैग्स, इसको जूम करें सारे कैमरे में, कि जिन जिन जो कंट्रीज़ को बीट किया है उसके फ्लैग लगाए हुए हैं। और ये कैसे आया आपके दिमाग में कि आपने ये करना है? मतलब ये क्रिएटिविटी है, मतलब मुझे खुद फीलिंग आई कि मतलब ये एक डिज़ाइन तैयार करूं और उसमें मतलब अपना कंट्री के फ्लैग को बड़ा लगा के जिस जिस कंट्री को बीट करता जाऊंगा उस कंट्री के फ्लैग नीचे आते जाएंगे। अब आगे का क्या इरादा है? आगे इंशाल्लाह और भी इंटरनेशनल टूर हैं, इंशाल्लाह अगर उसको बीट करके आया तो वो भी फ्लैग यहाँ मौजूद होगा, एक और फ्लैग आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि आप लोगों को मारे। जस्ट गेम है। हाँ, गेम में आप लोग को मारे। और भी अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने अपनी दुआ कंप्लीट की, उसके बाद दूसरा वाला सवाल आपसे ये है कि
जब मैंने देखा है रेसलिंग वगैरह, ब्लड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मार खाते हैं वो। तो आपने जब खेला है तो उसमें भी ब्लड वगैरह निकला था सामने वाले के मुंह से, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? निकलता है ब्लड, लेकिन रेसलिंग में अल्लाह का शुक्र है कि ब्लड नहीं दिया। मार्शल आर्ट में बहुत ब्लड निकला है, आपने देखा होगा चेहरा का जगह जगह से डैमेज हुआ है, सर पे डैमेज। फिलहाल तो मुझे आईब्रोज के कट नजर आ रही है, तो ट्रेंडिंग में नहीं, ये तो मैंने खुद कट लगाया है, ये तो स्टाइल है। लेकिन यहाँ जो डैमेज हुआ हुआ है ये कोई परमानेंट डैमेज, मतलब एक होता है आपकी, मतलब एक चोट लगती है आपको तो परमानेंट निशान रह जाता है। हाँ, जो ज़्यादा गहरी चोट होती है उसका निशान रह जाता है, मगर बाकी वक्त के साथ साथ चेहरे पे कवर हो जाता है। बिल्कुल। तो कितने चोट लगे, कितने चोट का है? काफ़ी चोट लगे, मेरे दोनों हाथ भी टूटे दोनों हाथ भी टूट गए। ये जगह से उतर गए थे, मतलब कि अब टूटे मुझे नहीं। ना अपने पड़ोसी मुल्क में वो एक मूवी थी, क्या नाम क्या था उसका मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम। उसमें ना मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी था। फिल्म का मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अगर मेरे गोले चारों मुझे देख रहे और वो सोशल मीडिया पे ज्यादा मीम्स वगैरह देखते तो उनको तो समझ आएगा एंड में वही भाग रहा होता है, सबसे तेज वही भाग रहा होता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी था, खुदे भाई ने मेरी टांग तोड़ी, पता नहीं फिर क्या किया। और सबसे लास्ट में वो सबसे स्पीड में वही भाग रहा होता है बचने के लिए। यही वाली मूवी, बिल्कुल सही समझा। बेसिकली फाइट्स होती है तो हमें आपकी मतलब ये है ना, मेरी ये मार्शल आर्ट में ये मतलब ये था, जगह से हिल गया था तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि मार्शल आर्ट में मतलब ये कि अपनी जगह पे, मतलब हड्डी अगर आपकी जगह से हिल जाए, टूट जाए, तो उसको रिपेयर करने का भी तरीक़ेकार सिखाया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से उसको सेट करना है। अच्छा, पहले हड्डियां तोड़नी है फिर उनको सेट करना है। वाह, पहले जैसे जरे का काम होता है, वो जरे का काम भी सिखाया जाता है। अच्छा, कैसे सेट करते हैं आप मुझे बताइए? ट्रेनिंग का मुझे बताइए कि ट्रेनिंग किस तरह से होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं? पहले वॉकिंग करते हैं, इसके बाद रनिंग होती है, फिर डिफरेंट किक्स वगैरह। कितना वॉक करते हैं आप? हमारा तो बहुत बड़ा ग्राउंड था, तो अब मैं किस तरीके से, कितने किलोमीटर का था? कम से कम 1 किलोमीटर का तो होगा। 1 किलोमीटर का उससे 3 से 4 राउंड लगाते थे। 3 से 4 राउंड लगाने थे। कितनी इसके बाद जब बॉडी हीट अप, बस अब वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस टाइम नहीं होता था आपको। 4 जिसके राउंड कंप्लीट होंगे लाइन पे आके खड़े हो जाएगा। अच्छा, लेकिन लाजमी आपने 4 राउंड लाइन पे आके करम मार खानी है? नहीं, लाइन पे आके मार नहीं खानी। इसके बाद आपने आगे खड़े होना है। इसके बाद आपकी वार्म अप होगा। वार्म अप एक्सरसाइजेज होती है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। इसके बाद किक प्रैक्टिस होती है। इसके बाद अपने एक दूसरे रेसलर्स के साथ फाइट की प्रैक्टिस होती है। इसके बाद बैग में पंचिंग वगैरह होती है डिफरेंट। इसके बाद लास्ट में मोमेंट आता है पिटने का। अब पिटने वाला आ गया, मतलब ये डेली था कि आप डेली, मतलब मंडे से सैटरडे तक? मंडे टू सैटरडे। और संडे वाले दिन ऑफ होता? एक दिन रेस्ट का। अच्छा, एक दिन रेस्ट वाले दिन क्या करते? रेस्ट वाले दिन रेस्ट करते थे। रेस्ट वाले दिन क्या क्या एक्टिविटीज होती थी? बस ज़्यादातर रेस्ट ही करते थे। पूरी वीक की बॉडी थकी हुई होती थी, उसको रेस्ट ही चाहिए होता है। हाँ, तो बस अब जिंदा लाश की तरह पड़े थे? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। जाते थे, रिलेटिव आ जाते थे, कोई ना कोई आ ही जाता था। अच्छा, या तो कहीं हम चले जाते थे। चले ठीक है। नहीं, ये चीज़ कही कि 2 उंगलियों से दीवार तोड़ देना, इतनी पावर होती? क्या आपकी 2 उंगलियों में ये नहीं, पावर हम है? मोंग नहीं है ना, हम चाइनीज मोंग नहीं है, हम पाकिस्तानी है, हमें दूसरे भी काम होते हैं। यही तो लाइफ नहीं है ना कि सारे नहीं, अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, सारे जो बेचारे मजदूर और ठेकेदार है ना, वो तो सारे हाथों से ही तोड़ रहे होते। उनकी तो नौकरी चली जाती दीवार तोड़ने के लिए। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मॉन्ग्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर शाओलिन टेम्पल्स में ही रहते हैं, वहाँ से बाहर भी नहीं निकलते। वो मतलब अपने आपको दुनिया से अलग कर देते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो मैं बड़ी हैरान कि क्या ये अपनी दोनों फिंगर, वो जो है वो एक दरख्त है उसके ऊपर मार रहे हैं, ये दोनों फिंगर्स दरख्त के ऊपर, फिर उस दरख्त में सुराख हो गए, सुराख कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे नहीं पता था कि ये दोनों उंगलियों को तैयार करें दीवार तोड़ने के लिए। दीवारों पे ही मार रहे हैं। आपने वो दूसरी वीडियोस इनकी देखी नहीं है, वो दीवारों पे ही मारते हैं। अब तो मैं जाके देखूंगी कि मतलब ये क्या चाइना जाना है। पड़ेगा। ये क्या चीज है? शिंगाई जाके देखें। और दोनों हाथ टूटे? ये रेसलिंग में टूटा था, लेकिन ऑन द स्पॉट मैंने अपनी जगह पे सेट कर दिया था से, क्योंकि उस वक्त आपने कुछ सेट किया? हाँ, क्योंकि मेरा भाई भी उस वक्त मौजूद था ऑन द स्पॉट रिंग में। मतलब है ना, प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस कर रहा था, गिरा तो हाथ मतलब अपनी जगह से हिल गया, ये बैक साइड पे आ गया था। तो उस वक्त भाई मौजूद था, तो वो भी मार्शल आर्टिस्ट थे। जब हाथ टूटा तो हमने बोला हाथ टूट गया, नहीं, कुछ नहीं बोला?
मतलब उल्टे हाथ के साथ आप जा रहे हैं, अब इसको सही करना जा रहा कि नीचे उतर गया रिंग से, मैंने भाई को आवाज़ दी, मैंने कहा कि आ जाओ। उसने मेरे चेस्ट पे किक रखी, खींचा, मैंने अपनी जगह पे सेट कर दिया। क्योंकि जब आपका हाथ अगर उतर जाता है अपनी जगह से तो उसी ऑन द स्पॉट आप उस वक्त आपकी बॉडी हीटअप पे गर्म है, आप उस वक्त ऑन द स्पॉट सेट कर दो। और जब बॉडी ठंडी हो जाएगी ना फिर तकलीफ होगी इस पर ज़्यादा। अब लोग काफ़ी करते हैं ना कि हाथ टूट जाता है तो हाथ ही नहीं लगा देते थे। ऑन द स्पॉट जो चीज़ हो जाती है ना बाद में वो चीज़ नहीं होती। हाँ, ये जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैंने अपने हाथ से नहीं चढ़ा, जरे ने बड़ा तकलीफ दे के सेट किया था क्योंकि वो फाइट में टूट गया था और ग्रैंड मास्टर हमारे थे नहीं डूजो पे, उस वक्त गए थे किसी काम से, तो फिर मैं घर पे आ गया, वरना ऑन द स्पॉट वो भी सेट कर देते हाथ को। ग्रैंड मास्टर थे नहीं, मैं घर पर आ गया। घर पे आने के बाद मैंने देखा, वो अब्बू ने देखा हाथ उतर गया है। अब जरे के पास है, उस वक्त बॉडी ठंडी हो चुकी, उसने जो किया था उस वक्त मैंने बचपन में बॉडी चीखें मारी थी। बचपन का याद है कि ये भी चीज़ ठीक है, मतलब कि हाथ टूट गया, अब हाथ को खुद सेट करना भी आ गया। अब ये है कितनी मरतबा, एक ही मरतबा टूटा? हाँ, एक बार उतरा था वो भी, मतलब है ना, आप गिरा था तो मतलब कॉर्नर पे ना वो जो टर्न बकल्स होता है हमारे पास, तो टर्न बकल पे जाके हाथ टच हुआ था, वो लोहे का होता है। जब उस पर टकराया था तो किस तरीके से पीछे की तरफ रिवर्स करके मतलब ये उतर गया था अपनी जगह से, समझ नहीं आया। आप लोग की जो ट्रेनिंग होती है उसमें एज रिक्वायर्ड है कि कितने ईयर के बच्चे आते हैं या उससे बड़े? बच्चे भी आ सकते हैं, बच्चे भी ट्रेनिंग लें, लेकिन वो बच्चे फिर वो चीज़ कर नहीं पाएंगे। अगर वो बच्चे शौक है मतलब करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेंगे, अगर अभी से ही ट्रेनिंग ये नहीं देखा जाता कि बचपन से ही सिखाया जाए तो उनको ज़्यादा नहीं, अगर वही कह रहा हूँ ना, मैं वही बात पे कंप्लीट करता कि बचपन से ही अगर ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आगे जाके बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हैं। हाँ, ये कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप 18 से 20 साल तक की एज है, 18 से 17-18 साल का लड़का भी आके 16 साल का भी आके कर सकता है। इससे कम बच्चे मतलब वो फिर वो बच्चों को लगा जाती है, फिर पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को लगे, और ये नहीं देखते कि हमने जिस गेम में रखा है वो क्या चीज़ है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने देखा है कि एक बच्चा आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा है और वो आपसे ज़्यादा बेहतरीन कर रहा हो या उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी, उस तरह का कोई सीन हुआ है? बच्चे आते नहीं है। हाँ, ये कि बेसिकली जो हमारे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने फ़िलहाल इतने रेसलर्स ट्रेन नहीं किए। मैंने मार्शल आर्टिस्ट काफ़ी ट्रेन किए हैं, रेसलिंग में मैंने इतने खास रेसलर ट्रेन नहीं किए। हाँ, ये बेसिक्स उनको सिखाइए, काफ़ी रेसलर्स को सिखाइए। हाँ, कि हमारे ग्रैंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे ना, अब ग्रैंड मास्टर से सबसे आगे उनको, वो तो कहते हैं मुझे खुशी होती है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे आगे निकले। वाह, मतलब ये चीज़ अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है बहुत जगहों में देखी इस तरह की चीज़ें, अगर कोई लाइक डांसर्स हैं, कोरियोग्राफर, वो उनको सिखा रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट के साथ आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि कंपटीशन करनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपके स्टूडेंट आपसे आगे जा रहे हैं आप उसको रोको कि नहीं आपने आगे नहीं जाना, मैं हूँ बस ये। और टीचर्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उनका जो है शागिर्द आगे जाता है। मेरे जो ग्रैंड मास्टर आगे मेरी फाइट भी देखने आते हैं, जब पाकिस्तान में मेरी फाइट होती है तो मेरी फाइट्स भी देखने आते हैं वो। वाह, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कराची की बात करते हैं इस वक्त कि यहाँ पे कितने सारे रेसलिंग क्लब्स हैं? बेसिकली फ़िलहाल तो अभी हमारा ही क्लब है। कराची में नहीं है? कराची में सिर्फ एक ही क्लब है। कराची में सिर्फ कराची में है। लाहौर में एक बंदे ने खोला था, ओपन किया था, लेकिन वो चला नहीं पाया। कराची में कहाँ है? कराची में लियाकताबाद में हमारी अकेडमी, वहाँ पे। अच्छा, कब बना? ये 2017 में? 17 में नहीं, 17 में हमने 17 के लास्ट में 17 के लास्ट में बना है। अच्छा, किस तरह से बना, कैसे आप लोगों ने कोशिश की, आप लोग की कोशिश से ही बना है ये? देखें, बेसिकली उस वक्त वो मैं इनके साथ था नहीं, लेकिन ये कि हमारे CEO मुस्तफ़ा अली खान और हमारे प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट भी है, तो उन दोनों ने मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, अपने मतलब खुद इन्वेस्टमेंट की, किसी से, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह किसी को जाहिर सी बात है कुछ नहीं, अपने ही जेब से इन्वेस्टमेंट करी। करने के बाद एक अकेडमी ओपन की, रेसलर्स ट्रेन किए। आज उनके रेसलर्स देखे इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, उनकी अकेडमी से। वाह, क्या है आपने क्या देखा है कि पाकिस्तान के अवाम को इंटरेस्ट है रेसलिंग में कि वो यहाँ के नौजवान आएंगे इस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे? बहुत इंटरेस्ट है, मतलब पाकिस्तानी। आप एक तरफ, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप तब एक तरफ कोई और स्पोर्ट्स कर लें, एक्टिविटी करें, एक तरफ रेसलिंग लगा रहे हैं, आवाम का हजूम किस तरफ जाता है ज़्यादा, आप देख लें, ट्राई कर लें। क्योंकि देखिए रेसलिंग अभी आई है,
प्रीवियस स्पोर्ट्स जो हमारे जितने भी हॉकी होगा, आपने कहा ना हमारे नहीं, national game- रेसलिंग तो आई तो अभी है, पर हमारे अगर मैं कहूँ कि लोग तो बहुत इसको बहुत पहले से देख रहे हैं कि अगर घर में लड़ाइयाँ होती थी तो उसको भी बोले WWE चल रहा है था, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज था। उनके जहन में WWE है। हाँ। अब इंशाल्लाह हमारी कंपनी का अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है। हम 4 से 5 साल हुए हमें, और इतना हमने मतलब अब हमारे साथ इतने स्पॉन्सर्स मतलब प्राइवेट स्पॉन्सर्स आ गए कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और ज़्यादा मतलब ग्रो हो जाएगी ये कंपनी। क्योंकि प्रीवियस स्पोर्ट आपने देखा होगा कि जितने भी बेचारे हॉकी चल रहे हैं, ये अपनी फेडरेशन को आगे बढ़ा नहीं सके। किस तरीके से करते हैं ये बेचारे, गवर्नमेंट के ही आसरे पे रहते हैं, गवर्नमेंट के आसरे पे नहीं रहे। प्राइवेटली अगर आप चलेंगे तो आपको उससे ज़्यादा स्पॉन्सर मिलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेसलिंग के हवाले से, जैसे अगर बॉक्सिंग में तो हम देखते हैं कि पॉइंट्स नोट किए जाते हैं कि कितने पंच मारे, कहाँ पे मारे, कितना टारगेट था, क्या टारगेट था, आई कांटेक्ट वगैरह ये सब देखा जाता है। रेसलिंग में क्या क्या चीज़ें? बॉक्सिंग में आपने एक भी चीज़ नहीं होगी, वो हाफ बॉडी खेलते हैं, फुल बॉडी नहीं खेलते। बिल्कुल, वो सिर्फ पंचिंग स्टार्ट होती है, उसमें किक नहीं मार सकते। अगर आपने किक मार दी तो आपको फॉल हो जाएगा। वैसे किक मारते ही नहीं है, और हाफ बॉडी तक होता है। हाँ, यहाँ से लेकर आप पेट पे पंच मार सकते हो, हाँ, यहाँ से ऊपर पंच लेकर मार ऊपर सकते हो। तक, फेस तक। रेसलिंग में फ्री स्टाइल है, और रेसलिंग में ये होता है पिन आउट होता है। मूव मारने के बाद उसको बेहोश कर दिया, सबमिशन होल्ड कर दिया, लॉक कर दिया, उसने टेप आउट दे दिया। डिफरेंट चीज़ है वो। आप इसको प्लीज डिटेल में समझाएं। डिटेल में ये है कि जैसे कि आपने कोई मूव मारा, उसको पिन आउट करने के लिए हम उसके ऊपर मतलब है ना, उसकी जो शोल्डर अपर बैक होता है, अपर बैक उसका डाउन होगा। अच्छा, जैसे आपने अखाड़ों में भी देखी होगी, रेत में भी करते हैं, बिल्कुल। उसका ये अपर बैक होगा डाउन, और आपने अपर बैक के ऊपर मतलब उसको है ना उठा के अपर बैक के ऊपर लाना है। तो अपर बैक जब डाउन होगा, ज़मीन पे लगा टच होगा पूरा ये, तो उस पे जाके वो कहेगा पिन फॉल होगा, 1 2 3 काउंट डाउन, ठीक है ना। पिन फॉल हो जाएगा, काउंट डाउन करेंगे 1 2 3, पिन फॉल हो जाएगा। इसके बाद एक सबमिशन भी होता है। सबमिशन आपने उसको, आपकी ज़बान में उसको लॉक कहते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में उसको सबमिशन कहते हैं, ठीक है। सबमिशन होल्ड कर दिया, उसमें वो जाहिर सी बात है जब सबमिशन में लॉक हो गया वो खुद टेप आउट दे देगा, बोलेगा मैंने हार मान ली। उसका मतलब भी किसी भी आपकी बॉडी के ऊपर आप हाथ मार के बोलेगा, या तो हाथ यूँ करेगा, बोलेगा रेफरी बोलेगा छोड़ो, उसने हार मान ली। मतलब ये लोग आपके ट्रिक्स होते हैं कि मतलब कहाँ से इसको पकड़ना है और कहाँ से, सबके अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। मैं बेसिकली मार्शल आर्ट रेसलर हूँ, तो मैं सबमिशन होल्ड करता हूँ हर किसी को। मैं मौका देख के, मैंने इंडियन से फाइट की, मैंने नेपाली से, थाईलैंड से फाइट की, मैंने सबमिशन में पिन किया। सबमिशन जहाँ भी देखा लॉक कर दिया। नेपाली से फाइट हुई, उसने मुझे स्टार्टिंग में मैंने उससे बड़ी मार खाई। जब मैं वो मुझसे हैवी वेट में थोड़ा हैवी था, मेरा उस वक्त था 65 और वो 75 kg था, 10 kg मुझसे हैवी था। मैंने जहाँ देखा मौका, उसको सबमिशन होल्ड कर दिया। मैंने बोला अब निकल नहीं सकते उसने। और जब सबमिशन में बंदा फंस जाए तो उसके बाद वो पिन टेप आउट ही करते हैं। उसको पता है कि अब मैं अगर हिलूंगा तो वो और ज़्यादा टाइट करेगा, मैं हिलूंगा और तोड़ भी देगा मेरी गर्दन भी, क्योंकि मेरा सबमिशन डिफरेंट किस्म का है। मैं पूरी बॉडी होल्ड कर कर गर्दन से लॉक करता हूँ। मतलब ये होता है नेक भी टूट जाएगी उसकी अगर वो टेप आउट ना देगा, क्योंकि मैं तो होल्ड करके रखूँगा। तो जब अगर मैं देखूं बोली अल्लाह ना करे छोड़ दे मर जाएगा उसने सबमिशन में आते के साथ ही टेप आउट दे दिया। उसको पता था अब मैं नहीं निकल सकता। अच्छा, इंडियन के साथ भी यही हुआ। थाईलैंड के साथ तो एक फनी मूवमेंट हो गया। थाईलैंड के साथ जो फाइट हुई थी, हालांकि वो बहुत तेज़ होते हैं, मौत थाई उनकी फाइट होती है, वो बहुत तेज़ फाइट करते हैं, वो मौका भी नहीं देते। अब वो अल्लाह की करनी दे के डिफरेंट, वो फाइट का स्टार्ट हुई है, मैंने उसको किक मारी, गिर गया, दूसरी किक मारी, सबमिशन, खत्म मैच। खत्म। कितनी देर में हुआ था ये फाइट? कुछ सेकंड्स की फाइट थी। मैं खुद हैरत में पड़ गया कि अल्लाह की करनी देखो, आया एक किक मारी, गिर गया। अगर वो ना गिरता ना तो मुझे बहुत नचा था क्योंकि उसकी वजह ये थी ना कि वो बहुत तेज होते हैं। अच्छा, मौत है फाइट वाले होते हैं। वो पूरी रिंग में घूमता रहता और बहुत मतलब है ना तंग कर देता मुझे। तंग तो मैं भी उसको करता, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा तंग कर देता, क्योंकि उनका बचपन का गेम है, बिल्कुल नेशनल गेम है ना उनका। उनके नेशनल गेम ही ये फाइट है। जिनका नेशनल गेम है, मतलब उनको सेकंड्स में आपने मतलब गिरा दिया। वो उसका बेड लगता। उसके बाद जब मेरे से मुझसे मिला फाइट के बाद, बोलता है लकी था, बोलता है बहुत लकी थे, बोलता है मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या मेरे साथ और उसकी चैंपियनशिप भी मेरे हाथ में आ गई। ईस्टर्न चैंपियनशिप मैंने विन की थी उससे। ईस्टर्न का बेल्ट था जो इंडिया से थाईलैंड गया था, थाईलैंड से पाकिस्तान आ गया, अब तक पाकिस्तान में मौजूद है। नेपाली तो वो इंडियन और थाईलैंड का दोनों, इंडियन का भी चैंपियनशिप यहाँ मौजूद है और ईस्टर्न भी यहीं मौजूद है अब तक पाकिस्तान। अब देखें कहाँ जाता है। अब देखते हैं, और मैं उनके पाकिस्तान में और आए, पाकिस्तान से ना जाए कुछ भी, क्योंकि यही एक बेल्ट होता है। ये नहीं होता कि अब आपने देखा होगा कहीं भी वर्ल्ड कप होता है वो उससे दे देते हैं, हो गया उसका। यहाँ ये नहीं होता। यहाँ एक टाइटल होता है, वो हर कंट्रीज़ में घूमता है और इसमें डेज काउंट होते हैं।
कि आप कितने दिन चैंपियन रहे हो, कितने साल नहीं कितने दिन तक आपके पास ये टाइटल रहा है। ये डेज काउंट होते हैं। कोई भी फाइट, अगर बॉक्सिंग में भी जाएंगे आपको उसमें डेज काउंट होते हैं, मार्शल आर्ट में हर चीज़ में मतलब डेज काउंट होते हैं कि इसमें कितने दिन तक इसके बाद टाइटल रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे मुझे ना वो, अगर मैं कहूँ कि मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना तो मैं अपने टिक जाता है इसके आँख में उंगलियाँ डाल देते हैं, वो उंगली निकाल फॉल फॉल हो जाएगा, आपको रेफरी फाइट से हरा देगा। मतलब इस तरह की क्या क्या चीज़ें जैसे अगर आप करोगे तो आपको फाइट से निकाल दिया जाएगा, डिफरेंट ये आपके कोई मतलब प्राइवेट पार्ट पे नहीं अटैक करना है, ठीक है, आंखों में नहीं मार सकते, आप उसकी गर्दन पे नहीं मार सकते, मतलब ये तो ना सांस की जगह उससे तो मर ही जाना है अगर मार दिया तो। इस पे नहीं मार सकते क्योंकि वो आपको रेफरी खुद बोल देगा कि आप हार गए, उसे विनर बना देगा। अच्छा, कि मतलब ये मैंने जब भी देखा है ना बोले अल्लाह नाम हारे अल्लाह नाम हारे, ये तो ये लड़कियों में है कि वो अगर कुर्बानी भी हो रही होती है तो कसाई को बोलते हैं कि आराम से मर ना जाए। आपने WWE देखा है कि काफ़ी गर्ल्स भी हैं, हाँ। डीवास भी फाइट करती हैं, और गर्ल्स में तो ये है कि बाल नोच के चपेड़े मार रहे एक दूसरे को। गर्ल्स भी डीवास फाइट होती है। जब नेपाल में जिस कंपनी ने हमें इनवाइट किया था, बेसिकली उसकी ओनर भी फीमेल थी। अच्छा। क्योंकि वो जब वो उसकी कंपनी का नाम ही वुमेन रेसलिंग फाउंडेशन था, वो ऑर्गेनाइज करवाती थी, मेल एंड फीमेल बोथ को करवाती थी। अच्छा। मेल भी थे काफ़ी रेसलर, लेकिन ये कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब फीमेल्स की थी, उसके पास सारी फीमेल नेपाली रेसलर्स थी और उसकी ओनर भी नेपाली थी, वो फीमेल थी, तो वहाँ भी कर रहे हैं। और वो आदमी नुमा औरत थी, मतलब आपको देखोगे ना उसको इतनी मोटी हो रही है वो, मतलब जैसे लगेगा किसी मर्द से मिल रहे हो इस तरह औरत की शक्ल में मर्द। उसे कितनी दफ़ा पिक्चर जब पोस्टर हमारा तैयार किया था ना, जो एक पोस्टर तैयार होते हैं वहाँ लगता है, तो जब मुझे भेजा था तो पोस्टर में वो यूं बाइसेप्स करके यूं खड़ी हुई है, तो कोई बोलते सब उसको आदमी समझ रहे थे, बोलते हैं बड़े बाल छोड़े इतने बाल है उसके, तो वो बोलते ये मैंने ये फीमेल है भाई, ये वहाँ की ओनर है, तो उसे सब मेल ही समझ रहे थे। फेस लुक वाइज होता है ना, तो वो मेल लग रही थी। और नेपालियों की आपने देखा होगा सबके फेस ही एक जैसे, बिल्कुल चाइनीज फेस है सारे। हाँ, चाइनीज, लेकिन कुछ इंडियन फेस भी है, जो कुछ टाइम पहले जो इंडिया से जाके जो नेपाल में रहने लग गए थे, तो इंडियन फैमिली, तो नेपाली इंडियन फेस वाले, और जो नेपाल से लेके इंडिया आके रहने लग गए थे वो नेपाली, आपने देखा होगा नेहा कक्कर वगैरह। अच्छा। नेपाली है ये, लेकिन ये इंडियन नेपाली है। तो इस तरीके से लोग आगे एक दूसरे के कंट्रीज में रह सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग का जो रेसलिंग क्लब है वहाँ पे स्टूडेंट आते हैं सीखने, कितने स्टूडेंट हैं अब तक, कितने सीख कर गए? हमारे 20 स्टूडेंट्स तो अभी न्यू आए हैं, 4 से 5, और हमारे 20+ रेसलर्स हैं। 20+ है, 22-25 कर सकते हैं, और अभी ट्रेनिंग में हैं। ये भी जब तैयार हो जाएंगे, किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है? डिफरेंट ट्रेनिंग, अब मैं आपको करके तो बता नहीं सकता आपको, इससे हमारे कंपनी हमारे करे भी ना, हमारे पास कोई है नहीं कि हम आपसे लड़वाएं, हम अपने कैमरामैन को नहीं दे सकते आपको फिलहाल, क्योंकि अगर वो आए आपसे लड़ने के लिए हमारे कैमरा कौन ऑपरेट करेगा? आप कभी विजिट करेंगे तो अगर देखेंगे तो किस तरीके से ट्रेनिंग कराई, पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है, पूरा ट्रेनिंग सेशन आपको दिखाया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बता दें कि एक वीक में कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? रेसलिंग की 1 वीक में हम रखते हैं मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे होती है। और टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कि कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है? 8:30 से लेकर 11 बजे तक की ट्रेनिंग। 8:30 से लेकर 11 बजे तक। अब ये टाइम डिवाइड है, जैसे कि आपने पहले कहा था कि आप जो है जब आपने पहले मार्शल आर्ट का किया था उसमें जो है पहले आप लोग वॉक करते थे, फिर उसके बाद आप लोग की जो एक्सरसाइज होती थी, फिर आपकी वो पिटाई वाला काम अपने आपने मार खाने के, इसी तरह ये चीजें भी डिवाइडेड है कि पहले आपने क्या करना है। हाँ, तो ये बता दें। हर किसी की मौका वॉकिंग से स्टार्ट होता है, आपको वॉकिंग फिर रनिंग, क्योंकि स्टेमिना, जब आप रनिंग करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो आपका स्टेमिना ग्रो होगा। स्टेमिना ग्रो होगा तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट तक फाइट कर सकते हैं, वरना तो आप 1 मिनट भी फाइट नहीं कर सकते। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप रेसलिंग का पूरा सेशन होता है। इसके बाद इसमें भी मतलब मार दाड़, इसको मजीद मैं कहूँगी कि आप इसको मजीद डिटेल में बताएं, और ताकि वापस से हमें ब्रेक के लिए डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोले चारों का नुआद भी थे 1 ब्रेक की जरूरत, ब्रेक का पत्ती मराग से बैठ जा करें।
वशत के मुनी वशी वशी गोले चारों के क्योंकि पता शुमारा वशत कन गया मैं और शुमेवती मरागश वशी सुबह गोले चारों का चाहिए थी पहले मैं गपुत्रान कन गई थी गपुत्रान निशा के मगोश के मारा रेसलिंग के ट्रेनिंग के हवाले से वो कि शुमे चू ट्रेन करे था मर्दुमा की कराची क्लब BSc और द चू चीप एम शुमा ट्रेनिंग देता मर्दुमारा चीप एमी जो अस्ती शुमा सेशंस करे था चूँकि पहले शगो के माँ जब वह ट्रेनिंग जोड़ता भी था ये तो का हमारे साथ जो ट्रेनिंग बिताई तो कम पहला रनिंग को था रनिंग करने के बाद जो अस्सी मैं डिफरेंट एक्सरसाइज भी तगा हो तगा ये बाद अब अदम ना लट्टू वार तगी नहीं वो चारे इसी तो कंजी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जमा मैं दोस्त को ब्रेक अच्छे पहला गुशी के मैदा तरह वो गोश्त नकना की चीप है मैं ट्रेनिंग खुद करनी मोगे तो मैं कह रहा मर्दम भी नहीं सी की कैमरा मैन न सी कैमरा मैन तरह देख तो आई अड्डम अड्डम वो पुरुष मैं कह रही कैमरे के चली नहीं मैं कह रहा भाई माँ अब मुझे ना कोई डिस नहीं लेने का गोड़ा आमेशनी मिशी जोस्त करे कि मारा वर्बली बोशी की ची बड़ा ट्रेनिंग दंती जो अस्ती अमी जो मर्दम इंटरेस्ट गाय शनि के सिक्खगा चिच्चो मर्दम शनि के सिक्खगियाँ ची बड़ा ट्रेनिंग हुई थी शी और पदमती गपुत्राना वर्जा करें। आप बताएं मुझे कैसे ट्रेनिंग देते वर्बली हम आप कैमरामैन को नहीं दे सकते आपको कि आप फाइट करें उसको दिखाएं उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाए। नहीं मैं उनको लूँगा भी नहीं बेसिकली हमें किसी को मारना अलाउ भी नहीं है कि मार्शल आर्ट में पहले ही सिखा दिया जाता था कि आपने बाहर फाइट नहीं करनी है। ये आप अगर सीख तो रहे हैं ये सेल्फ डिफेंस है, वैसे आपने बाहर फाइट नहीं करनी है। हम 3 चांस देते हैं हर किसी को, चौथा चांस नहीं देते। ट्रेनिंग रेसलिंग की ट्रेनिंग की बात करते हैं। रेसलिंग की ट्रेनिंग ऐसे स्टार्ट होती है, इसमें भी देखें आपको स्टेमिना आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। पहले वॉकिंग से फिर रनिंग। स्टेमिना ग्रो होगा तो आप 10 से 15 मिनट की 20 मिनट की फ़ाइट खेल सकते हैं, वरना तो आप 1 मिनट पे ही डाउन हो जाएंगे। वॉकिंग है फिर रनिंग है। रनिंग के बाद फाइट हिटिंग की प्रैक्टिस होती है, फाइट्स होती है। मतलब आपको फाइट मतलब एक नॉर्मल फाइट की जाती है, आपको मतलब है ना पंचिंग किक वगैरह यूज़ करने मतलब प्रैक्टिस करनी है उसकी। इसके बाद मूव्स की प्रैक्टिस, इसमें बेसिकली एक मूव्स आता है। फिर लॉकिंग की प्रैक्टिस के लॉक सबमिशन कैसे यूज़ होते हैं। इसके बाद मतलब हिटिंग की प्रैक्टिस होती है कि आपने एक दूसरे को मारना है। उसका सेशन इस तरीके से स्टार्ट होता है कि अब वो मार्शल आर्ट में जो था कि ग्रैंड मास्टर ही सबको हिट कर रहे होते थे, सबको मार रहे होते थे कि बारी बारी उसकी बॉडी के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए। इसमें 1 बाय 1 हर रेसलर एक दूसरे को हिट करता है। तो जितने रेसलर्स होंगे एक दूसरे को हिट करेंगे, मारेंगे, इसके बाद वो सेशन ख़त्म होगा। कि मतलब मारना ज़रूर है, मारना जाहिर सी बात है, आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आपको मार खाना ही आनी चाहिए। अगर आप मार ही नहीं खा सकते तो आप बिल्कुल ही मतलब ज़रूरी की मतलब ज़रूरी है, जंग ज़रूरी है एंड मतलब यकदुमिया दे मतलब आपस में मारना है या कोई उस्ताद आके सारा गुस्सा उनके ऊपर नहीं गुस्सा नहीं होता, वो सब प्रोफेशनल है। जाहिर सी बात है, उनको पता है कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो आपस में ही मतलब एक दूसरे को हिट कर रहे होते हैं 1 बाय 1। जैसे कि 20+ मैंने आपको कहा ना रेसलर्स है, तो आप फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे 19 रेसलर लाइन पे खड़े हैं, तो एक रेसलर सबको हिट करेगा। फिर बाद में एक रेसलर जाएगा, 19 रेसलर लाइन में खड़े होंगे, 1 बाय 1 हर किसी की बारी आएगी, वो सबको हिट करेंगे। मतलब अब सबको पता है लाइन पे लोगों भी मार खाने की बारी आ गई है, एक एक करके आ जाए। अब नहीं बस एक ही हाथ पे मारेगा मार खाते वक्त इनकी चीखें निकलती हैं। नहीं कोई अगर ज़्यादा कुछ मतलब प्रेशर से, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर से हिट हो जाता है, कुछ ऐसी जगह पे लग जाता है, तो जाहिर सी बात है इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, हड्डी और गोश्त का ही बना है, तो निकल जाती है आवाज़। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब इंसान है। ड्यूरिंग रेसलिंग भी आपने देखा नहीं होगा कि एक दूसरे को मारते हुए आवाज़ें निकल रही होती। हाँ ये कि ट्रेनिंग में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपस में फाइट करवा रहे हो, जैसे कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, फाइट दे देते हैं कि अब कंपटीशन है, दोनों प्रैक्टिस फाइट। हाँ प्रैक्टिस के लिए। हाँ, प्रैक्टिस तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस ब्लड वगैरह निकल जाता है अगर बहुत ज़्यादा पंचिंग की हो। तो मैं वही कह रहा था, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही मेरा हाथ अपनी जगह से हिल गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, ट्रेनिंग के दौरान ही मतलब हिल गया था अपनी जगह से। तो ये तो मतलब ये भी मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही कह सकते हैं। फाइट के दौरान ब्लडिंग वगैरह हाँ कभी को फॉर एग्जांपल अगर लग जाती है, कोई मतलब फेस पे लग गई, मतलब गलत जगह हिट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ब्लड तो निकलेगा। अच्छा आपके जो क्लब में आ रहे हैं ये स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि 20+ है, तो एज लिमिट क्या होगी इनकी? 16 साल 16 ईयर से लेकर मतलब फिर एज लिमिट ये है कि आप 40 साल तक के भी आ सकते हैं अगर वो फिट है तो। 40 साल। हमारे पास 2 रेसलर मैं आपको बता रहा हूँ,
2 रेसलर ऐसे हैं जो मैरिड हैं। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि 16 साल से कम उम्र लोग नहीं आते इस फील्ड में? वो वैसे ही पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स को ज़्यादातर पता है ना कि, और जो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं फिर बाद में कंप्लेन आती है कि आप बच्चे को बॉडी दर्द करी थी। हम हमारा कहना है कि बेसिकली देखें, आपको उसकी रेसलिंग की डेफिनेशन बताएं क्या है, रेसलिंग क्या चीज़ है। आपको जब पता है कि ये चीज़ है तो आप उसमें उस गेम में बच्चे को डालें ना, जिसमें उसको दर्द। अच्छा, ये है कि अगर ड्यूरिंग रेसलिंग आपको पता है कि किसी के यहाँ पे लगी हुई है, लाइक किसी के गुर्दे में लगा है कुछ, तो अगर आप उस पे हिट करो तो क्या ये अलाउड है? वो पहली बात है कि अगर उसके गुर्दे में लगा हुआ तो वो रेसलिंग करने ही नहीं आएगा। नहीं, मैंने इस तरह के बहुत सारे जो है रेसलिंग देखे हैं। हाँ, वो चैम्पियनशिप्स, हाँ, वो चैम्पियनशिप्स वगैरह जब मैचेस होते हैं तो वो फिर लाजमी हो जाता है कि वो उसको पता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एक, बाद में नहीं मिलेगी, फिर वो मजबूरन आता है, फिर वो रेसलर उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब उस पे हिट कर सकते हैं कि वो तो बॉडी का पार्ट है ना। हाँ, जो आपको मारना अलाउ नहीं है, लो ब्लो मारना अलाउ नहीं है, आंखों में मारना अलाउ नहीं है, लेकिन चीट में लोग कर जाते हैं। अच्छा, चीटिंग में जब रेफरी नहीं देखता तो वो चीटिंग में सब कुछ हो जाता है, ठीक तो है। इस दौरान भी चीटिंग होती है? चीटिंग हो जाती है। कैसी चीटिंग? आपने चीटिंग की है कभी? नहीं, मैंने चीटिंग नहीं किया। कैसे चीटिंग होती है, जरा चीटिंग को डिफाइन करें। चीटिंग ये होती है कि रेफरी ने अगर ना देखे तो उसकी आंखों में हिट कर देते हैं लोग, काफ़ी लोग कर देते हैं। लो ब्लो मार देते हैं प्राइवेट पार्ट में, मतलब लो ब्लो मार देते हैं, लो ब्लो हो जाता है को मतलब काफ़ी मतलब ऐसी जगह पे मतलब गले में मार देते हैं तो ताकि उसको मूव मारने का मौका मिल जाए। अच्छा, मतलब इस तरह की चीटिंग होती है। मतलब चीटिंग हर जगह करनी है, कहीं पे नहीं छोड़ना, कुछ भी चीटिंग तो होगी। कभी सोचा था कि मतलब ये मुझे ज़्यादा मार तो मुझे चीटिंग करनी है, सोचा है कभी? नहीं, मैं सिर्फ उसको गेम की तरह देखता हूँ। हार जीत नसीब का ऐसा है, ठीक है ना, नसीब की बात होती है। आप उसको गेम की तरह खेलें। गेम मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ़ाइट के बाद हम हैंड शेक भी करते हैं और गले भी लगते हैं, ठीक है ना। तो तो ये क्योंकि दुश्मनियाँ थोड़ी है, सिर्फ एक गेम था, गेम खेल लिया, ख़त्म हो गई। हाँ, गेम के लिए दुश्मनियाँ नहीं है, दुश्मनी से ज़्यादा मारा है, बस गेम के लिए दुश्मनियाँ नहीं, हाथ तोड़ दिए बस। गेम है, आंखें फोड़ दी गेम है। हाँ, जो चीटिंग करता तो फिर वो नज़र ही नहीं आता ना, जीतने के बाद वो रिंग से भाग जाते हैं। नहीं यार, उसको पता मैंने चीटिंग, आंखें फोड़ दूंगा, ज़्यादा कुछ उसको पता है कि मैंने चीटिंग की है, वो सामने वाला गुस्से में नहीं यार, तो मेरा भाई है, चल रिंग में आ जा। रिंग में आने का नहीं, रिंग में कोई बाय बाय नहीं, पहले मैं मारूंगा आपको, आप मुझे मारना, फिर उसके बाद हैंडशेक कर लेंगे, बाय बाय वाला चलेगा। रिंग में दुश्मन है भाई। मैं आपको बताता हूँ ना, जब हम लोग डूजो में थे ना, मेरा छोटा भाई है, तो हम लोग आपस में भी फाइट करते थे। अच्छा, सगे भाई जब फाइट करते तो एक तो मुसलमान भाई तो अलग ही बात हो जाती है। जब सगे भाई आपस में फ़ाइट कर सकते हैं, प्रैक्टिस में फ़ाइट होती थी हमारी, तो जब वो तो मुस्लिम भाई वैसे आजकल तो हर घर में ही ये रेसलिंग चल रहा है। वो तो अलग रेसलिंग है। वो तो है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क में एक है, क्या कहते हैं उसे, बिग बॉस, हाँ, उसमें हाँ, उसको रिकॉर्ड करने के लिए पता नहीं कितने करोड़ों का उसका बजट जाता है। मैंने बोला 2-3 एपिसोड मेरे घर में भी रिकॉर्ड करो, उससे ज़्यादा फनी कुछ नहीं हो सकता। वो स्क्रिप्टेड होता है, वो टीआरपी के लिए आपस में लड़वाते हैं जानबूझ के, वो सारा प्री प्लान्ड होता है। बिल्कुल यही चीज़ है, मतलब इंटरटेन करना है लोगों को। ये अगर मैं कहूँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिला हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी, किस तरह से आप गए, आप लड़े वहाँ पे, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिली आपको, इस हवाले से बताएं। बेसिकली मैं 2 बार नेपाल काठमांडू जा चुका हूँ, फाइट थी, ठीक है ना मेरी। तो बेसिकली इंडियन से जो मेरी फ़ाइट थी, तो इंडिया वाले पाकिस्तान नहीं आते और हमें पाकिस्तान से इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता, बड़े मसले मसाइल है। तो सेंटर का कंट्री क्या है, नेपाल। उनके लिए फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है, वो कहीं भी आना जाना कर सकते हैं आईडी कार्ड पे। हाँ, हमारे लिए ऑन अराइवल वीज़ा उन्होंने रखा हुआ है, हमें बाय एयर ही जाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया से हम होते हुए नहीं जा सकते, बाय रोड तो जा नहीं सकते। तो सेंटर कंट्री था नेपाल, तो हम दोनों की फ़ाइट नेपाल में हुई थी, और एक नेपाली रेसलर से मेरी फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी। तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उस पर सपोर्ट किया था, ठीक है ना, एयर टिकट, अकोमोडेशन सब कुछ दिया था। 2 टाइम मुझे उन्होंने दिया है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बाकी स्पोर्ट्समैन का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सपोर्ट है, मुझे दिया है। कैसे सपोर्ट किया, किस तरह से सपोर्ट किया? आपको मैंने कहा था एयर टिकट और अकोमोडेशन एक्सपेंस वगैरह टोटली उन्होंने किया था मेरा 2 बार। अच्छा,
आपने कहीं अप्लाई किया था या कुछ इस हवाले से बता। अप्लाई ये होता है कि आपको स्पोर्ट डिपार्टमेंट हैं काफ़ी, मतलब ये आप सिंध में भी हैं, पाकिस्तान में के लेवल पे, लेकिन अभी आप तो सिंध भी अप्लाई करेंगे। एक लेटर उनके नाम पे स्पोर्ट सेक्रेटरी या स्पोर्ट मिनिस्टर के नाम पे आप लेटर लिख के दे दें, वो आपसे खुद कांटेक्ट करके आपको मतलब टोटल जो आपका एक्सपेंस होता है वो दे देते हैं। अच्छा, आपसे खुद ही कांटेक्ट करते हैं। आपने अप्लाई किस तरह से करना है? लेटर देनी, एप्लीकेशन देनी, क्या देनी? आपने एक लेटर लिख के देना होता है फेडरेशन के नाम पे। आपका जो फेडरेशन होती है, आपने लिखना है कि आपने इनविटेशन के साथ, आपका इनविटेशन जाहिर सी बात है आपकी फाइल हुई, एक इनविटेशन भी आया होगा आपको। बिल्कुल। इनविटेशन के साथ आपने देना है कि उसमें पूरा मेंशन करना है कि मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, मतलब मुझे अकोमोडेशन, एयर टिकट वगैरह आपका सब मेरा एक्सपेंस कर दें। मैं खेलने जा रहा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो फिर वो चेक करते हैं, अप्रूवल दे देते हैं और आपको कांटेक्ट करके आपको बोलते हैं कि अपना एयर टिकट और अपना एक्सपेंस वगैरह, अकोमोडेशन के एक्सपेंस वगैरह ले जाओ। अच्छा, किस तरह की सिक्योरिटी फराम की जाती है आपको? कोई सिक्योरिटी वगैरह कि आप जा रहे हो, लाइक आप इंडिया गए तो कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ? मैं इंडिया नहीं गया ना, मैंने आपको कहा ना कि इंडिया वाले तो हमें वीज़ा लाइक नहीं सपोज इंडिया तो हमें गए नहीं है, लेकिन नेपाल में गए तो हमें आर्मी और पुलिस की सिक्योरिटी दी जाती है। अच्छा। जब हम लोग यहाँ से, हमारा रैंप होता है, जैसे कि मॉडलिंग का रैंप होता है, हमारा रेसलिंग का रैंप होता है, रिंग से जाने के लिए उसको भी हम लोग रैंप। कैसे रैंप वॉक करते हैं? नहीं, वो डिफरेंट किस्म का रैंप होता है, वो बस उसको भी रैंप कहते हैं। तो वहाँ से लेकर रिंग तक का सफ़र तक हमारे साथ प्रोटोकॉल होती है, क्योंकि उनके लिए हम फॉरेनर हैं। हमें कुछ हुआ तो उनके कंट्रीज़ के लिए मसले होगा। तो जैसे कि हमारे कंट्री में जो हमारे रेसलर्स होते हैं उनको प्रोटोकॉल नहीं दी जाती, हमारे अगर बाहर से इंटरनेशनल रेसलर आते हैं तो उसको बाउंसर्स और पुलिस वगैरह दी जाती है, प्रोटोकॉल दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको अगर हमारे कंट्री में कुछ हुआ तो हमारे लिए मसला होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब फर्स्ट मेरा डेब्यू मैच था 2019 में, 28 अप्रैल 2019 में था, ड्रीम वर्ल्ड ने स्पॉन्सर किया था मैं। तो अमेरिका से और मैक्सिको से हमने रेसलर बुलवाए थे, तो हमें कोई सिक्योरिटी, क्योंकि हम यहाँ ही के हैं, हमें कौन मारेगा, हमें कोई सिक्योरिटी का इशू ही नहीं। सिक्योरिटी का इशू उससे अमेरिकन को 3 मैक्सिकन आए थे और 1 अमेरिकन आया था। आज वो सेमी गुआरा नाम था उसका। सेमी गुआरा आज AEW का सुपरस्टार है। WWE से भी ऊपर कंपनी अब चल गई है, AEW, ऑल एलाइट रेसलिंग के नाम से, तो उसमें सुपरस्टार है बड़ी रेसलिंग कंपनी में। यहाँ से जाने के बाद उसने साइन की थी और आज वो AEW का सुपरस्टार है। तो उसे सिक्योरिटी दी थी और वो पाकिस्तान चैम्पियनशिप जीत के भी चला गया था हमारे रेसलर से। पाकिस्तान चैम्पियनशिप उसने विन कर ली और वो अमेरिका ले गया। और मैक्सिकन थे 3, उनको भी सिक्योरिटी, क्योंकि वो हमारे लिए फॉरेनर है। मैंने आपको कहा ना कि उनको सिक्योरिटी देना लाजमी है। जैसे कि हमारे यहाँ मुल्क में कोई टीम आ जाती है तो पहले ही रोड ब्लॉक कर दिए, ये कर दिया, मतलब सिक्योरिटी देना लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, हम डाइट प्लान की तरफ आ जाते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान क्या डाइट प्लान थी, क्या रूटीन थी? सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, डाइट क्या थी आपकी? बेसिकली मैं तो 2 ट्रेनिंग करता हूँ। मेरी मार्शल आर्ट की अलग ट्रेनिंग होती है। मैं सुबह 4 बजे उठ के मतलब ट्रेनिंग वगैरह अपनी कंप्लीट करता हूँ, 4 साढ़े 5 बजे तक उठता हूँ, अपनी जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता हूँ। इसके बाद मैं डेली? हाँ, पहले मेरी वॉकिंग होती है। ओके। वॉकिंग और रनिंग करके इसके बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग डेली करनी है, क्योंकि मुझे 2 ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसकी भी ट्रेनिंग की प्रैक्टिस, उसके सिर्फ मूव्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बाकी मुझे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि मैं एक तो हूँ नहीं, मैं बेसिकली 2 चीज़ों को कम मर्ज करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं मार्शल आर्ट की रनिंग करने के बाद मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता हूँ, उसके बाद आके नाश्ता करता हूँ, इसके फिर 2 घंटे बाद दोबारा नाश्ता करता हूँ। ये आके नाश्ता करते 2 घंटे बाद दोबारा? नाश्ते में क्या खाते हैं? पहले वाला तो दलिया खाता हूँ मैं, जो आपने देखा होगा जो हलीम में भी डाला जाता है, जो का दलिया बनता है, साबुत जो। हाँ। वो आपकी हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है, वो आप खाएंगे तो। आपने सुना कि हमारे नबी भी जो की रोटी खाते थे। बिल्कुल। क्यों खाते थे? क्योंकि ताकतवर चीज़ थी तो वो यूज़ करते थे ना। तो हम दलिया यूज़ करते हैं जो का, उसमें चिकनाहट होती है। आपने कभी आप बना के खाएं तो आपको पता चलेगा किस तरीके का, लेकिन हैवी बहुत होगा आपको। उसकी 1 प्लेट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा मेरा नॉर्मल जो पाकिस्तानी नाश्ता होता है, नॉर्मल पाकिस्तानी नाश्ता, जो पहला वाला नाश्ता होता है, वो कितने बजे करते हैं? वो मैं करता हूँ जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है। अब वो मेरी 5:30 बजे खत्म हो जाए, 5:45 बजे खत्म हो जाए, लेकिन ये कि मेरे फ़ौरन ट्रेनिंग के बाद में नाश्ता करना है। अच्छा, वो खुद तैयार करते हैं दलिया? हाँ, वो खुद बनाता हूँ। सही है, ठीक है। वो एक साथ बना के रख देता हूँ, फिर सुबह को सिर्फ गर्म करना। हाँ, बस गर्म करना है। ओके, फिर उसके 2 घंटे बाद अगर हम देखें 8 से 9 के दरमियान, हाँ, वो कौन सा पाकिस्तानी नाश्ता? 2 पराठे और सालन। कौन से वाले पराठे? नॉर्मल पराठे, अम्मी जो बना के खिलाती है,
और सालन वगैरह। मतलब ये तादाद है कि सिर्फ 2 पराठे? हाँ बस 2। 2 पराठे। पराठे के साथ क्या? पराठे के साथ सालन होगा, ओके। कोई भी सालन हो सकता है, और इसके बाद चाय का कप। उसके बाद चाय में कितनी शक्कर? हम तो नहीं वही नोट शक्कर नहीं, करेंगे। हम लोग एक लिमिट वाली चाय बनाते हैं। ये शक्कर वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती, ऊपर से चाय शक्कर मिलाते हैं, चाय ठंडी हो जाती है, मतलब वो मज़ा नहीं अच्छा, देता। अच्छा, मतलब वो फुल देसी वाली चाय, फुल देसी वाली उबल रही हो। ओके, फिर उसके बाद चले 9 से फिर इसके बाद 11 बजे एक और मतलब नाश्ता होता है। अब 11 बजे क्या? कोई भी मतलब कुछ भी आप खा लें, मतलब नॉर्मल की कुछ भी आप लेके, मतलब चिप्स हो गए, स्नैक, मतलब स्नैक्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कुछ भी चीज़ आप खा सकते हैं। हाँ, मतलब क्या normal, लेते हैं आप? कुछ भी, मतलब जैसे फ्रूट्स हो गए, बनाना हो गया, या मतलब ये एप्पल हो गया, या स्नैक्स हो मौसमी गए, फल, मौसमी फल हो गया, या तो स्नैक्स होते हैं ना, चिप्स वगैरह होते हैं। चिप्स Normal- वगैरह नुकसानदेह? नहीं नुकसानदेह। मेरी फैट, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं तो क्या नुकसानदेह? मेरी असल में बेसिकली मैंने आपको कहा ना, मेरी बॉडी फैट फ्री है, मेरी बॉडी में फैट नहीं है। तो मैं मुझे यही तो बोल रही हूँ कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग करते हैं आप, वॉक करते हैं, फिर क्या किधर जाएगा ये चिप्स? बेसिकली एक होता है ना, आपकी बॉडी पे फैट होता है। हाँ। अगर फैट होता है तो आपको ऑयली खाना बिल्कुल, उनकी डाइट, उसका डाइट प्लान बिल्कुल अलग होता है। मैं अपना डाइट प्लान बता रहा हूँ, मैं जितना भी ऑयली खा लूँ मुझे फैट नहीं आता। ये आपका, आप खानदानी भी कह सकते हैं। आपके अगर खानदान में किसी के बॉडी में फैट है तो आपको वहीं से वही तो मैंने बोला है स्टार्टिंग में, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो इतना खाते हैं मोटे नहीं होते। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है अपने प्रोग्राम। हमारी डाइट चलती है ना 11 बजे के बाद। 11 बजे तो फिर नॉर्मल जो 1 बजे का फिक्स 1 बजे आपने लंच 1 बजे करना है, क्योंकि बाद में हजम भी तो करना है ना, उसको ड्यूरेशन होती है ना। 2 घंटे बाद मुझे डाइट, मतलब 2 से 2.5 घंटे के अंदर मुझे हजम डाइजेस्ट हो जाता है। लंच में घर का खाना या नॉर्मल जो। हाँ, फिर 1 बजे के बाद क्या? फिर वो आपको बॉयल एग, वो आलू होता है जो बॉयल, या उसको स्टीम कर लो। स्टीम होता है ना जिस तरीके से, हाँ, स्टीम वाला हो गया। या आपको कोई चिकन खा लिया, फिश खा ली, मतलब फ्राई नहीं, स्टीम वाली फिश, क्योंकि ज़्यादा फ्राई भी मतलब नुकसानदेह। एक ग्रिल्ड होता है, एक स्टीम का होता है। स्टीम होते हैं ओवन में जो स्टीम करके। ओके, स्मेल नहीं आती अगर फिश से स्टीम करे तो? हल्का हल्का आप अपने अगर जायके के लिए अगर मसाला वगैरह लगाना चाहते हैं, नॉर्मली लगा सकते हैं। ओके। वैसे तो अगर मसाला अगर ना भी लगाएं तो अच्छा है ज़्यादा। फिश वगैरह यूज़ करते हैं, चिकन हो गया। प्रोटीन, मतलब आपने प्रोटीन लेना है, हाँ। मतलब कुछ भी, मतलब वो आलू उस वजह से कहते हैं वो फैट है। ओके, वो फैट के लिए। हाँ, तो इसकी उसके अंदर जगह शुगर है, फैट है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज़ें आलू के अंदर हाँ, होती इस हैं। तरह तो हम कोई दाल भी ले सकते हैं। दाल में भी काफ़ी मिकदार में प्रोटीन होती है। हम जो अगर बोले कि एक काली दाल होती है उससे भी लेकिन काफ़ी। आप दाल ऐसे नहीं खा सकते ना चम्मच से। पता है हमारे बलोचों में एक दाल ऐसी बनती है जिसको हम चम्मच से भी खा सकते हैं। नहीं, हमने कभी चम्मच से कौन सी नहीं, आप ट्राई करें, मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। पर ये जो हमारा प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद वो चम्मच से भी, अगर मैं बोलूँ कि गोले चारों का मोड़ स्वाबी जो चटनी बनी ना, मोड़ स्वाबी में वरी चमची सरब बाज शौके सरब बाजे मर्दम नाश्ते भी वरनती। मोस्टली हमारे यहाँ जो नाश्ते में ये बनती है और बहुत ही प्रोटीन है उसके अंदर, बॉइल्ड की जाती है और वो बहुत ही दाल कौन सी? भूख लग रही है मुझे सुबह सुबह। तो मैं आपको उसकी रेसिपी बता दूंगी कि वो भी प्रोटीन है। हम वो भी तो ले सकते हैं। चना होता है, चना, वो भी, उसमें भी प्रोटीन है। चना एनर्जी देता है आपको, प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा। अच्छा, आपने देखा होगा घोड़े को चना खिलाओ तो स्पीड में कैसा भागता है। उसकी खुराक में ही चना होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। अच्छा, जो ज़मीन में पकी जो उगती है ना चीज़, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो चले ठीक है, बॉइल्ड एग, स्टीम की हुई और फिश या चिकन वगैरह कैसे बना के खाते हैं उनको? और बॉईल करके चिकन बॉईल करके या स्टीम करके? बॉईल या स्टीम, हाँ, ऑयल में नहीं। मरीजों वाला खाना? मरीजों वाला नहीं होता, मैं अपने जायके के लिए थोड़ा बहुत हल्का सा मसाला भी उसमें लगा देता हूँ। हाँ, चले, ये कितने बजे लेना है आपने? ये 4 के दिन, 4 के दरमियान, मतलब 4 बजे के स्नैक के हो गया। 3:30 से 4 के दरमियान लेते हैं। 3:30 से 4 के दरमियान, ठीक है। अब फिर इसके बाद 6 बजे जिम का टाइम। 6 बजे जिम का टाइम? जिम की एक्सरसाइज करने के बाद फिर बनाना मिल्क शेक होता है। ओके, एक्सरसाइज करने के बाद बनाना मिल्क शेक, उसके बाद क्या? उसके बाद उसके बाद नॉर्मल जो खाना होता है, नॉर्मल डिनर कितने बजे के दरमियान करते हैं? डिनर में 7:30 से 8 के। 7:30 से 8। फिर उसके बाद कुछ लेना होता है, कुछ खाना है या नहीं? दैट्स इट?
दैट्स इट। अगर बीच में रात को दिन में भूख लग मतलब जाए- 1 कप चाय? नहीं, चाय तो बीच में चलती, चाय का तो मैंने बताया ही नहीं नहीं, चाय का आपने नहीं बताया। मैं तो जा रही थी पूरा काम। चाय तो जब भी मतलब जैसे कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर है वो उस वक्त चाय चलती है। मतलब हर चीज के बाद चाय? वो लाजमी है। वो आपकी जगह लाजमी है? चाय पता है कि आपको नुकसान नहीं देती है। अगर आपकी है ना यूज टू, आप अगर है ना बचपन से अगर यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो आपको नुकसान नहीं देगी कभी भी। वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देगी क्योंकि आपकी आदत है उस चीज़ को यूज़ करनी। यहाँ बंदा नहीं करता, वो चाय पे चाय पीता जा रहा है, तो फिर उसको नुकसान देगी। मतलब इस तरह हमने दिन में आपके कितने मील्स हुए? दिन में 6 से 7 मील हो 6 जाते से हैं। 7 मील हुए, तो इसका मतलब कभी 6 कभार से 7 कप चाय। कभी कभार ब्रेकफास्ट में जो दलिए के साथ 2 एग्स भी ले लेते हैं, क्योंकि एग्स Boiled में eggs? प्रोटीन, बॉइल्ड एग्स। ओके, और बॉइल्ड एग प्रोटीन, हाँ, दलिए के साथ उसमें से प्रोटीन। एक की मतलब रहता है ना वो कभी जब 4 एग लेता हूँ ना, 4 एग लेता हूँ, तो उसमें से 2 की जर्दी खाते हैं, 2 की जर्दी नहीं खाते। अच्छा, कि मतलब प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेनी है। प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ है। अगर लोग प्रोटीन डाइट पे जाएं तो प्रोटीन डाइट से जो है वो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर नहीं, आप लेकिन protein- मेहनत भी करनी पड़ती है ऐसी जब प्रोटीन लेते अगर जाओ आप और प्रोटीन डाइट पे जाओ तो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ एग डाइट करते हैं, बॉइल्ड एग खाते हैं। सुबह 2 बॉइल्ड एग खा लिया, फिर उसके बाद लंच में 2 आप बॉइल्ड एग किस खा लिया। बंदों की बात कर रहे हैं? मोटे बंदों की बात कर रहे हैं या नहीं, मैं वेट लॉस की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेट लॉस करने के लिए प्रोटीन डाइट पे जाते हैं, तो उससे वेट तो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है। अगर मैं लेकिन आपको कहूँ कि वेट लॉस होता है, लेकिन वो मेहनत भी तो कर रहे होते हैं। आप ये भी तो देखें ना कि ये थोड़ी है कि अंडे खाते 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 आपका वेट लॉस हो। आप प्रोटीन डाइट पे जाओ तो आपका वेट लॉस होगा ही होगा। आपने वर्कआउट नहीं करना, आप वर्कआउट नहीं करें, आप प्रोटीन डाइट पे जाएं, ठीक है। आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ खाएं अंडे। ऐसे तो सुबह आप- 2 अंडे ऐसे तो खाए मैं- आपने, सुने तो सही फिर मैं उसके आपको- बाद अंडे खाने के बाद मुंह पे जिप लगानी है आपने। नहीं, अभी बिल्कुल भी बंदे को मरना भी नहीं है, बिल्कुल वो कवर में भी नहीं उतर जाना है कि उसे खाना है। ये थोड़ी है कि सुबह 2 अंडे खा लिए फिर इसके बाद कुछ खाना ही नहीं है। और मैं यही बोल रही थी कि बहुत सारे लोग प्रोटीन डाइट पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत जल्दी वेट लॉस करना होता है, अपना चैलेंजेस करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या लोग क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि डाइट का मतलब है कि परहेज ही कर लो। हाँ अब खाना नहीं है आपने। नहीं, डाइट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। डाइट का मतलब है और खाओ, लेकिन बिल्कुल। हेल्दी चीज़ें खाओ। ये नहीं है कि डाइट का मतलब है जो मैं अब नहीं खाता बस छोड़ दें। डाइट का मतलब है आप हेल्दी चीज़ें खाओ, फैटी चीज़ों से परहेज करो अगर आप लॉस कर रहे हो। ऐसे तो आपने सोचा वो कलौंजी खाने की वजह से भी लोग बोलते हैं पेट अंदर हो जाता है। कलौंजी खा लो, फिर बैठ जाओ पूरा दिन। यही चीज़ तो मैं बता रही हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो सोचते हैं कि प्रोटीन डाइट पर हमें जाना है। हाँ, ये चीज़ है कि आपका वेट लॉस होगा उससे, पर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है अगर आप सिर्फ प्रोटीन डाइट पे जाते हो। बहुत सारे जिम जो वो नहीं जानते या उनको इस हवाले से नहीं पता होता, वो आपसे कहते हैं कि आप जो बनाना डाइट पे जाओ, आप एग डाइट पे जाओ, आप प्रोटीन डाइट पे जाओ। तो ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट होती है। बहुत सारे लोग इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं कि 1 वीक का चैलेंज हो गया, 7 दिन का चैलेंज है या 10 दिन का चैलेंज है, जिसमें हमने अपने 5 kgs कम करने, हमने अपने 3 kgs कम करने। उसमें वो करते क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट होता है। उसमें वो बॉइल्ड एग के ऊपर वो यही समझे कि अपने पूरा हफ्ता निकाल लेंगे, वो 10 दिन निकाल लेंगे। उसके बाद जो जितना वेट लॉस करेंगे फिर उतना ही बीमार होंगे उस चीज़ से, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। आप ये चीज़ सोचो कि आप पूरे दिन में अपने बॉडी को सिर्फ प्रोटीन दे रहे हो, प्रोटीन के अलावा और कुछ नहीं दे रहे अपने बॉडी को, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लोग ये करते हैं कि सुबह उठते हैं 8 के दरमियान 2 बॉइल्ड एग खा लिए, जैसे शाम का नाश्ता हो गया 11 से 12 के दरमियान 2 बॉइल्ड एग खा लिए, 1 से 2 के दरमियान उनका लंच हो गया 2 बॉइल्ड एग खा लिए, 7 से पहले 7 और 6 के दरमियान उन्होंने अपने डिनर में 2 बॉइल्ड एग खा लिए। दरअसल उनके बाद उन्होंने कुछ नहीं खाना। अगर आप ये देखें, आप ये रूटीन पूरे हफ्ते फॉलो करोगे, आप ये रूटीन जो है 10 दिन तक फॉलो करेंगे, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। डाइट इस तरह से मेंटेन करना है कि आपने हेल्दी चीज़ें खानी है। डाइट में आपने जो है प्रोटीन भी लेना है, प्रोटीन के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन डाइट पे जाओ। जो बहुत सारे लोग आपको जो है आपके जिम ट्रेनर्स वगैरह अगर आपको सजेस्ट करते हैं, या आप यूट्यूब पे देखते हो या सोशल मीडिया पे देखते हो कि लोग चैलेंजेस करें, तो प्लीज़ 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 आप इन चैलेंजेस को फॉलो ना करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा
नुकसानदेह होता है। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, वो आपको बहुत सारी बेहतरीन डाइट जो है वो आपको बताएंगे। वैसे भी मेरे बहुत जो है प्रोग्राम हुए हैं, जो हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी आए हैं जिन्होंने आपको बहुत बेहतरीन डाइट प्लान बताया है वेट लॉस के लिए। आप वो डाइट प्लान जो है फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको एक बेहतरीन डाइट प्लान शेयर करके बताऊंगी कि आप उसको फॉलो करके और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आप किस तरह से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम वेट लॉस करें, हमें अपने डाइट को इस वजह से मेंटेन करना है ताकि जो है हम पूरा दिन फ्रेश रहें, हम हेल्दी रहें। और डाइट के साथ साथ अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सिर्फ जंक फूड्स अवॉइड करके, आपने जंक फूड्स नहीं लेनी, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, आपने घर की बनी हुई चीज़ें खानी है और वो भी घर में जो हेल्दी चीज़ें बनती है आपने वो चीज़ें लेनी। और उसके साथ साथ आपने वर्कआउट करना है तो आपका वेट वैसे भी कम होगा। और साथ में ये कि बस आपने टाइम टाइम पर खाना है। आपने जो है 10 नहीं जो है 8 और 9 के दरमियान आपने अपना जो है क्या कहते हैं नाश्ता कर लिया। फिर उसके बाद आपने कोई फ्रूट ले ली। 11 से 12 के दरमियान, 1 से 2 के दरमियान आपने अपना जो लंच कर लिया। सब्ज़ी वगैरह आपने ले ली जो घर में बनती है, या चिकन वगैरह जो आपने वो ले लिया। फिर उससे ये है कि आपने जो है शाम के टाइम आपने कोई ग्रीन टी ले ली। फिर उसके बाद जो है वो 7 से पहले आपने अपना डिनर करना है। और डिनर में आप ये कोशिश करें कि डिनर करने के बाद आप वॉक करें, 15 मिनट का वॉक घर में ही टहलें ताकि वो आपने जो खाया है वो हजम हो जाए। डिनर करने के बाद आपने फौरी तौर पर लेटना नहीं है, ये जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमें अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और वॉक में आपको हर बार ये कहती हूँ कि वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ये देखना है कि हम अगर दिन में चाय पी रहे हैं तो कितनी चाय पी रहे हैं। तो चाय में जो चीनी का इस्तेमाल होता है हमने वो बहुत कम करना है, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो अमराज हैं, डायबिटीज़ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में नंबर 1 जा चुका है। तो हमें पाकिस्तान को दुनिया में इन तरह की चीज़ों में नंबर 1 पे नहीं लेके जाना। जिस तरह के टैलेंट और टैलेंटेड लोग आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनके ज़रिए हमने पाकिस्तान को नंबर 1 पे लेकर जाना है। हमने अपनी सेहत का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें वॉक इस वजह से करना है ताकि हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। ऐसे नहीं कि आपने मोबाइल फ़ोन उठा लिया और मोबाइल फ़ोन में सॉन्ग सुनते सुनते आपने वॉक किया, नहीं। आपने वॉक इस तरह से करना है कि आपका पूरा माइंड फ्रेश हो, आप कुछ ना सोचो किसी हवाले से, और जो है आप वॉक करो। और अपने सेहत का आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और जितनी भी मैंने बातें की उन सारी बातों पर आपने अमल करना है, जैसे कि मैंने डाइट प्लान का बताया था। और मैं डाइट प्लान भी जो है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि वो मैं अचानक से आप लोगों से बातें करना शुरू हो गया। अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो हम अपने गेस्ट को इजाज़त देते हैं और आपसे भी इजाज़त देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में, और जिस तरह से आपने डाइट प्लान भी हमारे साथ शेयर किया बहुत अच्छा लगा। गले चारों का मैं मरागा शवाद मुतालास में शुमारा मिस्टर चीज़ गोश्ते डिज़ाइन सर शुमारा अमल करेंगे। अगर ज़रूरी नहीं कि शुमा के मर्दम गुशी के माँ लागर बेगे वैसे डाइट बेकनी, माँ हेल्दी बेगे वैसे भी डाइट खुद कनी कि हमशी मोती नॉर्मल रूटीन फॉलो बेकनी, मैं वरक बुरी में वॉक बेकनी और जंक फूड्स अवॉइड बेकनी। मैं ये नगोशी कि मर्दम जंक फूड्स मवार ते पोआ भले कि इसी तरह वती चुशीना मका कि अमरूज में जंक फूड्स वर्गे, अमरूज में डरने चीज़ वर्गे अच्छी बातें नादराई भी और सेहत भी ख़राब गई थी। बोले चारों का गुरमान से दुआओं थी मरागा शाह स्टार्ट होता है, दुआओं थी मरागा शाह मलास करी। वश पे बातें खुश पे बात शुक्र पे बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।